हेलो, कैसे हो जेन ज़ी रॉक स्टार्स। आज हम आपके सामने एक और नया वन शॉट रिवीजन लेके आए हैं और ये चैप्टर का नाम है बेटा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये चैप्टर में हम रोशनी के बारे में पढ़ने वाले। रोशनी यानी जो आप बता सोच रहे हो वो नहीं बेटा, ठीक है। रोशनी यानी कि लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। रिफ्लेक्शन का मतलब रहेगा बेटा मिरर और रिफ्रैक्शन का मतलब रहेगा बेटा लेंस। चलिए तो हम सबसे पहले बात करते हैं रोशनी के बारे में। और रोशनी को याद करते मुझे कुछ याद आ चुका है। रोशनी ने अपनी राह दिखाई। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, रोशनी यानी आप जो याद कर रहे हो, आप जो सोच रहे हो वो रोशनी नहीं। रोशनी ने अपनी राह बदली, कांच ने अपने खेल दिखाए और खुशहाल सर की बातों ने हमें हर सवाल का जवाब बताया। उसी के साथ आज का हमारा ये लेसन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और साथ में एक और जरूरी बात आपको याद रखनी है बच्चों कि ये जो चैप्टर है उसमें ज्यादातर हम लाइट रेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसी वजह से ये जो चैप्टर है, नो कंफ्यूजन, ओनली इल्यूमिनेशंस। लाइट चैप्टर विद खुशहाल सर, इट्स ओनली एक्सप्लेनेशंस। सो डोंट वरी, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। काफी बार आपने ये चैप्टर में सुना होगा कि सर रे डायग्राम आने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि सर रे डायग्राम और न्यूमेरिकल्स जो है वो फॉर्मूला के बेस पे ही बन रहा है और रे डायग्राम जो बनने वाले हैं वो रूल्स के बेस पे बनने वाले हैं। सो हमें रूल्स अगर आ जाते हैं सर, हमें फॉर्मूला आ जाता है तो हम इजीली हर एक चीजों को हम सॉल्व कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? सबसे पहले ये हमारे दिमाग में सवाल उठ रहा है सर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है सर कोई भी एक लाइट रे एक स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक करेगा और स्ट्राइक करने के बाद वो बाउंस बैक करेगा और ये प्रोसेस को हम नाम देते हैं सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि टकरा के वापिस जाना सर, स्ट्राइक करके वापिस जाना। ये प्रोसेस को हम नाम देंगे रिफ्लेक्शन। सर तो रिफ्रैक्शन किसको बोला जाएगा? सर रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कोई भी लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है। जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है बेटा, तब वो अपना डायरेक्शन चेंज करती है। जैसे कि आपने बचपन में एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा होगा, एक खेल खेला होगा, जैसे कि एक कांच का ग्लास लिया होगा, उसमें आधा ग्लास जो है वो पानी भरा हुआ है और उसमें जब आप पेन या पेंसिल रखते हो तो पेंसिल आपको थोड़ी सी बैंड हुई नजर आती है सर, यानी कि लाइट रे अपना रास्ता बदलती है, अपना पाथ चेंज करती है और ये प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो दिमाग में हमारा जो कंफ्यूजन चल रहा है, रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए सर, रिफ्रैक्शन क्या होना चाहिए सर, ये सारे कंफ्यूजन अब आपके दूर हो जाने चाहिए। रिफ्लेक्शन यानी बच्चों फिर से याद कर लेते हैं हम एक बार, लाइट रे स्ट्राइक करके वापस जाएगा, बाउंस बैक होगा, ये प्रोसेस को रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और लाइट रे अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो अपना डायरेक्शन चेंज करती है, ये प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। सो फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द फिनोमिनन ऑफ। सर फिनोमिनन का मतलब होगा एक प्रोसेस। फिनोमिनन का मतलब क्या होता है बेटा? एक प्रोसेस। सर एक ऐसी प्रोसेस जहां पे लाइट रे बाउंस बैक करता है। सर अब लाइट रे अगर बाउंस बैक कर रहा है तो कहीं पे स्ट्राइक तो करेगा ना। सबसे पहले जानते हैं स्मूथ सरफेस है। कैसे सरफेस है? स्मूथ। सर ये रफ एक दूसरी सरफेस रहेगी, पीछे की साइड वो रहेगी रफ सरफेस और एक दूसरा सरफेस रहेगा स्मूथ सरफेस। ये सरफेस को हम नाम देते हैं स्मूथ सरफेस और सर सेकंड वाला जो सरफेस रहेगा उनको हम नाम देंगे रफ सरफेस। सर और एक जरूरी बात, एक अगर आप मिरर देखते हो तो मिरर में आपने देखा होगा कि मिरर जो होता है एक स्मूथ सरफेस रहेगा जहां पे हम अपने आप को देख पाते हैं, हर रोज अपने आप को रेडी करता है उसमें देख के, वो स्मूथ सरफेस है। सर मिरर के पीछे वाली जो सरफेस रहती है वो रफ सरफेस होती है। तो लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगा, उसके लिए एक कंडीशन बहुत जरूरी है, एक सरफेस स्मूथ होना चाहिए, दूसरा सरफेस रफ होना चाहिए। अगर कोई भी लाइट रे स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद सर अगर बाउंस बैक करती है तो ये प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सर जो लाइट रे हमने भेजा है यानी कि इंसिडेंट रे
और सर जो लाइट रे स्ट्राइक करके बाउंस बैक हो रहा है उसको नाम क्या दिया जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे। बेटा ये वाला हमारा जो लाइट रे है वो इंसिडेंट रे है, और जो स्ट्राइक करके बाउंस बैक हो रहा है उसको हम नाम देंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब 8th स्टैंडर्ड में एक बात जान के आए सर, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ की जाती है, और ये लाइन को नाम दिया जाता है सर नॉर्मल। ये लाइन को क्या नाम दिया जाएगा बेटा? नॉर्मल। सर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन रहा है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन रहा है, ये एंगल को नाम दिया जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और सर सेम वे से नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एक एंगल बनता है, और वो एंगल को नाम दिया जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा तो सबसे पहले हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस याद होना चाहिए और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन याद होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में देखते हैं। 8th स्टैंडर्ड में थे सर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये है इंसिडेंट रे सर, ये रहेगा हमारा जो बाउंस बैक कर रहा है वो रिफ्लेक्टेड रे, एंड सर ये है नॉर्मल। तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। सो द फर्स्ट लॉ इज द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एंड सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ के बारे में जानते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलेंगे एंगल आई सर, इज ऑलवेज इक्वल टू, सर किसके साथ इक्वल रहेगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि बच्चों याद रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ ऑलवेज इक्वल होता है। दैट मींस सर अगर एंगल आई 30 डिग्री है तो सर एंगल आर भी कितना होगा? सर ऑब्वियसली दोनों इक्वल है, दैट मींस एंगल आर भी रहेगा 30 डिग्री। बेटा यहां से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस निकल सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, और ये है हमारा आज का सेकंड टॉपिक, मिरर। अब मिरर तो हम अपने आप को हर रोज मिरर में देखते हैं सर, पर मिरर की काफी सारी ऐसी बातें होती है जो हम नहीं जानते हैं। सबसे पहली बात मिरर, सर मिरर की जो आगे वाली सरफेस है जहां पे हम अपने आप को देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा पॉलिश्ड सरफेस है। तो बेटा कोई भी पॉलिश्ड सरफेस को हम नाम दे सकते हैं मिरर, या स्मूथ सरफेस को भी हम नाम दे सकते हैं मिरर। सो मिरर इज अ पॉलिश्ड सरफेस। मिरर कैसी सरफेस होती है? पॉलिश्ड सरफेस, और जितनी भी पॉलिश्ड सरफेस होगी वो लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करने का काम करती है। मेनली सर मिरर के दो टाइप्स होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना यहाँ पे। मिरर सर दो टाइप्स के होता है। ज्यादातर बच्चों को अगर मैं पूछता हूँ मिरर कितने टाइप्स के हैं, सर दो टाइप, एक कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। बेटा ये गलत बात है। मिरर के दो मेन टाइप्स जो है उसमें फर्स्ट वन इज अ प्लेन मिरर एंड सेकंड वन इज अ स्फेरिकल मिरर। सो मिरर के बेटा दो टाइप्स रहता है, एक रहेगा प्लेन मिरर और दूसरा रहेगा स्फेरिकल मिरर। चलिए सबसे पहले हमें जानना है सर मिरर की डिफाइन। मिरर की डिफाइन जानने के बाद हम जानने वाले हैं प्लेन मिरर की डिफाइन, और देन हम जानेंगे स्फेरिकल मिरर की डिफाइन। सबसे पहले बात करता है सर मिरर की डिफाइन क्या होगी। सो मिरर इज अ पॉलिश्ड सरफेस। अभी डिस्कस किया बेटा, अगर कोई भी पॉलिश्ड सरफेस है यानी कि स्मूथ सरफेस है उसको हम मिरर बोल सकते हैं, और जितनी भी पॉलिश्ड सरफेस होती है वो हर एक लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। आइए हम अब जानेंगे प्लेन मिरर के बारे में। सर प्लेन मिरर क्या होगा? इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बेटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब क्या? सर बार बार बुक में भी वर्ड आ रहा है, काफी जगह पे हम पढ़ते आते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है। सर बेटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब होता है एक ऐसा सरफेस जहां पे लाइट रे स्ट्राइक करने वाला है, और ये जनरली सारी सरफेसेस स्मूथ सरफेसेस होती है। तो स्मूथ सरफेस को हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फॉर्म में भी कंसीडर कर सकते हैं। सो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज प्लेन। प्लेन का मतलब क्या होगा सर? प्लेन का मतलब होगा बेटा स्ट्रेट। कैसी सरफेस होनी चाहिए? स्ट्रेट सरफेस। अगर सर कोई भी मिरर की सरफेस स्ट्रेट है तो उसको हम नाम देते हैं प्लेन मिरर। सर तो स्फेरिकल मिरर क्या होगा? काफी जगह पे आपने देखा है बेटा स्फेरिकल मिरर। चलिए जानते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगेन वर्ड आ रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब होगा सर ऐसी सरफेस जहां पे लाइट रे स्ट्राइक करेगा, यानी कि स्मूथ सरफेस। सो इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर
इज कर्व्ड। सर यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होनी चाहिए, या तो इनवर्ड कर्व्ड होना चाहिए या तो आउटवर्ड कर्व्ड होना चाहिए। सो इनवर्ड कर्व्ड और आउटवर्ड कर्व्ड, देन द मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। अगर कोई भी मिरर की सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप देखते हो, अगर स्ट्रेट है तो उसको नाम दिया जाएगा प्लेन मिरर। बेटा अगर कर्व्ड है यानी कि इनवर्ड कर्व्ड या तो आउटवर्ड कर्व्ड, तो नाम दिया जाएगा ये मिरर को स्फेरिकल मिरर। सर स्फेरिकल मिरर के भी दो टाइप्स बताए जाते हैं। फर्स्ट वन इज स्फेरिकल मिरर का सर पहला टाइप कौन सा है? कॉनकेव मिरर। सबसे ज्यादा ये चैप्टर में हम डिस्कस करने वाला है बेटा स्फेरिकल मिरर के बारे में, और मेजरली कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का मतलब क्या होगा सर? इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज इनवर्ड कर्व्ड। कैसा कर्व्ड होना चाहिए? इनवर्ड। देखिए बेटा अगर कुछ इनवर्ड कर्व्ड है, अगर अंदर की सरफेस स्मूथ है, इनवर्ड कर्व्ड है सर, तो बाहर की आउटवर्ड कर्व्ड जो है वो रफ रहेगा, और रफ को हम कुछ ये डैश करके बताते हैं रफ सरफेस को। सर अगर कोई भी मिरर की सरफेस इनवर्ड कर्व्ड है तो वो मिरर को नाम दिया जाएगा कॉनकेव मिरर। सर तो कॉन्वेक्स मिरर किसको बोलेंगे हम? आइए कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। अगर कोई भी मिरर की सरफेस आउटवर्ड कर्व्ड है बेटा, आउटवर्ड कर्व्ड है तो सर अंदर का सरफेस कैसा रहेगा? इनवर्ड कर्व्ड कैसा रहेगा? इनवर्ड कर्व्ड जो है वो रफ सरफेस रहेगी बेटा। सो अगर आउटवर्ड कर्व्ड स्मूथ है सर तो ये मिरर को नाम दिया जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, और अगर इनवर्ड कर्व्ड स्मूथ है तो वो मिरर को नाम दिया जाएगा बेटा कॉनकेव मिरर। और भी आगे डिस्कस करते हैं सर कॉनकेव मिरर के बारे में। सर कॉनकेव और कॉन्वेक्स को हमें याद रखने में काफी प्रॉब्लम होती है। सर कॉनकेव को कैसे याद रखेंगे, कॉन्वेक्स को कैसे याद रखेंगे? चलिए कॉनकेव मिरर को याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बता देते हैं आपको। सर केव यानी गुफा, गुफा यानी अंदर जाना है सर, और अंदर जाना दैट मींस खड्डा होगा। तो बेटा यहाँ पे जो खड्डा आ रहा है, यहाँ पे जाओगे तो कहां जाओगे आप? खड्डे में जाओगे। तो जो खड्डे वाली सरफेस होती है, इस वजह से ये मिरर को नाम दिया जाएगा कॉनकेव मिरर। बेटा ये आउटवर्ड कर्व्ड है, दिख रहा है ना? आउटवर्ड कर्व्ड है तो कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। चलिए जानते हैं सर अगर इनवर्ड कर्व्ड है तो लाइट रेस के साथ क्या होगा। सबसे पहले अगर कोई भी मिरर का सरफेस इनवर्ड कर्व्ड रहता है तो जो भी इंसिडेंट लाइट रे होती है वो हमें कन्वर्ज होती हुई मिलेगी। क्या होता हुआ मिलेगा? कन्वर्ज। से अगर लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है सर कॉनकेव मिरर पे, अगर कॉनकेव मिरर पे लाइट रे खड्डे में जा रहा है, अगर पानी खड्डे में डालोगे तो एक ही जगह पे इकट्ठा होगी। सर इसी तरह से लाइट जब खड्डे में जाती है, कॉनकेव में जाती है, तो स्ट्राइक करके वो बाउंस बैक होती है, और जब वो बाउंस बैक होती है तो एक पॉइंट पे मर्ज होती है, और जो पॉइंट पे मर्ज होता है इस वजह से सर ये मिरर को नाम दिया जाता है कॉनकेव मिरर, एज वेल एज दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर। सर दूसरी बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। बेटा कॉन्वेक्स मिरर अभी डिस्कस किया था। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो आउटवर्ड कर्व्ड रहेगा, दैट मींस अंदर की सरफेस इनवर्ड कर्व्ड रफ रहेगी। सर यहाँ पे जितने भी लाइट रेज इंसिडेंट होंगे ये स्ट्राइक करने के बाद कन्वर्ज नहीं होंगे, क्या हो जाएंगे? डाइवर्ज हो जाएंगे, और इसी वजह से कॉन्वेक्स का दूसरा नाम दिया जाता है डाइवर्जिंग मिरर। फिर से सर कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर। हम अब आगे बढ़ रहे हैं, हमारे नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई है प्लेन मिरर की। अभी अभी डिस्कस किया था सर जो भी मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है, प्लेन यानी कि स्ट्रेट है, ये मिरर को हम नाम देते हैं प्लेन मिरर। तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि अगर आप प्लेन मिरर के सामने कोई एक ऑब्जेक्ट रखते हो सर तो उसकी जो इमेज बनेगी वो एग्जैक्ट आपको एज इट इज मिलेगी। सर साइज भी कैसी रहेगी? हम अपने आप को मिरर में देखते हैं ना, प्लेन मिरर में कैसे साइज मिलती है? इक्वल साइज मिलती है। हम मोटे तो दिखते नहीं है सर, पतले भी नहीं दिखते हैं, दैट मींस कि उनकी कुछ प्रॉपर्टी है। फर्स्ट साइज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही सेम साइज आपको किसकी देखने को मिलती है बेटा? इमेज की। तो याद रखना प्लेन मिरर में हमें ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज इक्वल देखने को मिलेगी। डिस्टेंस सर अगर मैं प्लेन मिरर से 10 मीटर की दूरी पे खड़ा हूं तो मेरा इमेज भी जो बनेगा वो प्लेन मिरर पे 10 मीटर की दूरी पे बनेगा, ये भी आपको पता है। सर ऑब्जेक्ट से लेके मिरर का जो डिस्टेंस रहेगा, सो द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर
इज इक्वल टू, सर किसके इक्वल में रहेगा? द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ऑब्जेक्ट से लेके मिरर का जो डिस्टेंस है वही किसके इक्वल में रहता है सर? इमेज और मिरर के बीच में। अब मैं यहाँ पे एक सवाल पूछ रहा हूं, सर ये एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट को 10 मीटर की दूरी पे रख रहा हूं, सामने इमेज भी क्या मिलेगा सर? 10 मीटर की दूरी पे। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया सर, यहाँ पे जो बनेगी वो हमारी इमेज हो गई। अब जो हमें इमेज मिलेगी वो भी कितनी दूर मिलेगी बेटा? 10 मीटर की दूरी पे। और सर अगर यहां से पूछा जाता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, सो टोटल करिएगा 20 मीटर। ऑब्जेक्ट से लेके इमेज का डिस्टेंस कितना मिलेगा बेटा? हमें 20 मीटर मिलेगा। तो दोनों इक्वल रहता है डिस्टेंस भी। अब बात करते हैं सर, कभी कभी हमारे साथ डेली हमने देखा है मेनली कि हम राइट हैंड अप करते हैं तो लेफ्ट हैंड अप हो रहा है मिरर में। तो ये जो प्रॉपर्टी है मिरर की, इसको बोला जाता है लेटरली इन्वर्टेड। सर वो इमेज जो फॉर्म करेगा वो कैसा इमेज फॉर्म करेगा? लेटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा। सर लेटरली इन्वर्टेड मतलब क्या होगा? लेफ्ट वाला राइट दिखेगा, लेफ्ट सीम्स टू बी राइट एंड राइट सीम्स टू बी लेफ्ट। नेक्स्ट पॉइंट सर, इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। सर वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब क्या होता है? रियल और इन्वर्टेड आ रहा है एक वर्ड, वर्चुअल और इरेक्ट वर्ड आ रहा है सर। बेटा वर्चुअल का मतलब होता है नॉट रियल, जो हमें अपीयर होता है। मिरर के पीछे क्या हो रहा है? अपीयर हो रहा है। जितने भी आप रे डायग्राम बनाओगे, कुछ रे डायग्राम ऐसे रहेंगे जहां पे इमेज अपीयर होगी एक्चुअली में। जैसे कि आगे अगर हमें कॉन्केव मिरर के बारे में डिस्कस करना है, कॉन्केव मिरर हमने देखा था, कॉन्केव मिरर में लाइट रेस क्या हो रही थी? कन्वर्ज हो रही थी। अगर लाइट रेस एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है दैट मींस वहां पे इमेज एक्चुअली बन रही है और वो इमेज को हम बोलते हैं रियल इमेज। सर तो वर्चुअल किसको बोला जाएगा? सर लाइट रे डाइवर्ज होता है। अब लाइट रे अगर डाइवर्ज हो रहा है तो वो हमें इमेजिन करना पड़ता है कि कोई एक पॉइंट पे वो अपीयर हो रहा है, मीट कर रहा है, अपीयर टू मीट। तो यहाँ पे जहां पे अपीयर टू मीट वाली इमेज बनती है ना, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। सर इरेक्ट का मतलब? इरेक्ट का मतलब होता है बेटा अपसाइड डाउन। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे प्लेन मिरर रख रहा हूं, अगर मैंने पेन को सीधा रखा है तो नीचे जो इमेज दिखेगी वो हमें उल्टी दिखेगी। जैसे कि एक ट्री है सर, ट्री के नीचे अगर हमने कोई इमेज रख दिया, मिरर रख दिया, तो उनकी जो इमेज बनेगी, जो ट्री की इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी सर। दैट मींस अपसाइड डाउन को हम बोलते हैं इरेक्ट। तो बेटा अब हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, लेटरली का मतलब बता दिया। लेटरली क्या सॉरी इन्वर्टेड का मतलब क्या होगा सर? इन्वर्टेड का मतलब होगा लेफ्ट सीम्स टू बी राइट और इरेक्ट का मतलब होता है अपसाइड डाउन। चले वर्चुअल का मतलब बेटा जहां पे इमेज अपीयर टू मीट, लाइट रेज अपीयर होता है, जैसे यहाँ पे लाइट रेज अपीयर हो रहा है और ये अपीयर होके इमेज बना रहा है, दैट मींस वो वर्चुअल इमेज रहेगी। एक और फिलिंग द ब्लैंक के लिए क्वेश्चन है हमारे पास, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ होती है इंफिनिटी। याद रखिएगा बेटा कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ रहेगा इंफिनिटी। और एक जरूरी बात, सर फोकल लेंथ क्या है हम जानने वाले हैं थोड़ी देर में कि फोकल लेंथ क्या होता है। उनके लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कुछ उसके टर्म्स जो हम स्फेरिकल मिरर के लिए डिस्कस करने वाले हैं। स्फेरिकल मिरर यानी सर कॉन्केव मिरर और एक दूसरा रहेगा कॉन्वेक्स मिरर। सो सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। सर ऐसे कुछ डेफिनेशंस है जो हमें स्फेरिकल मिरर के लिए जाननी है। सबसे पहले डिफाइन है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? अगर कोई भी मिरर या लेंस बनाते हो तो सर वो बनता है इमेजिनरी स्फीयर से। सर अगर मैं कॉन्केव मिरर बनाना चाहता हूं, हमें एक कॉन्केव मिरर बनाना है। सर अगर मुझे कॉन्केव मिरर बनाना है तो मुझे एक इमेजिनरी स्फीयर के फॉर्म में दिखेगा। ये हो गया हमारा एक इमेजिनरी स्फीयर। सर ये स्फीयर जो बन रहा है, अगर मैं आगे वाली सरफेस कंसीडर करता हूं और बाहर की सरफेस मैंने रफ बता दी है, तो ये जो मिरर बनेगा उसको हम नाम देते हैं कॉन्केव मिरर। जैसे देखिए अगर ये स्फीयर को रफ कर देते हैं बेटा तो ये बन जाएगा आपका एक कॉन्केव मिरर।
और इमेजिनरी स्फीयर हम बना सकते हैं। सर ये जो इमेजिनरी स्फीयर बन रहा है, ये इमेजिनरी स्फीयर का एक सेंटर तो होगा ना। इमेजिनरी स्फीयर का क्या होना चाहिए सर? एक सेंटर, और ये सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। काफी इजी है ये, आप वर्ड्स देख के डर जाते हो, डरने की बिल्कुल बात नहीं है यहाँ पे। सर एक इमेजिनरी स्फीयर बन रहा है और स्फीयर का सेंटर होगा, और वो सेंटर को हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए दूसरा एक डिफाइन है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और दूसरा जो हमारा डिफाइन है उसका नाम है पोल। सर ये पोल क्या होता है ये जानते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैपिटल C से डिनोट किया जाता है, और सर पोल को कैपिटल P से डिनोट किया जाता है। द सेंटर और मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बेटा अभी बताया था रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी स्मूथ सरफेस। सर तो ये जो स्मूथ सरफेस है उसका जो सेंटर पॉइंट होगा उसको हम नाम देते हैं पोल। फिर से बता रहा हूं सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर, स्फीयर का जो सेंटर होगा उनको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल का मतलब होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर। आगे बढ़ते हैं, थर्ड डिफाइन। हमारी थर्ड डिफाइन है सर प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग। सर एक लाइन ज्वाइन करेगी, किसको लाइन ज्वाइन करेगी? लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा पोल भी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है। आप काफी बार डिफाइन पढ़ते हो, पर काफी बार आपको ये कंफ्यूजन होता है सर एग्जैक्ट वर्ड समझ में नहीं आता है। बेटा ये डिफाइन को मैंने एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है, इस वजह से आप इसको इजीली लाइन टू लाइन कनेक्ट कर पा रहे हो। सो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी, और ये लाइन को हम नाम देते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल फोकस के बारे में डिस्कस करते हैं। सर प्रिंसिपल फोकस एक कॉन्केव मिरर में भी होता है और एक कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है। सर हर एक जो वर्ड्स हम पढ़ के आए हैं वो कॉन्केव मिरर में है, कॉन्वेक्स मिरर में है। सर कॉन्केव मिरर का हम डिस्कस कर रहे हैं, और कॉन्वेक्स मिरर में कैसा रहेगा आइए बताते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कि सर अगर कॉन्वेक्स मिरर हम ड्रॉ करते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ मिलेगा? ये हो गया सर हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर को देख के हम एक स्फीयर बना सकते हैं। सर ये स्फीयर का जो सेंटर रहेगा इनको नाम दिया जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है उसको हम नाम देते हैं पोल। बेटा ये दोनों में डिफरेंस आता है। देखिए अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस बना रहा हूं तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करता है, बट प्रॉब्लम ये है कि सर कॉन्केव मिरर में जो प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी वो स्मूथ सरफेस यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने बनती है, और कॉन्वेक्स मिरर में सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे बनती है। दैट्स व्हाई कॉन्केव मिरर में लाइट रेस कन्वर्ज होते हैं और कॉन्वेक्स मिरर में लाइट रेस डाइवर्ज होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम। हमारी नेक्स्ट जो डिफाइन है उसका नाम है प्रिंसिपल फोकस। सर प्रिंसिपल फोकस काफी इजी है, जितनी भी लाइट रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आएगी। पहले ये बात याद रख लो सर, जितनी भी लाइट रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे आने वाली है? पैरेलल। चलिए पैरेलल तो आ चुकी है सर, अब बताओ ये लाइट रेज क्या होगा? कॉन्केव मिरर है सर, स्ट्राइक करके बाउंस बैक होगा, ये बाउंस बैक हो गया। सर ये वाला लाइट रे भी स्ट्राइक करके बाउंस बैक होगा। जो पॉइंट पे दोनों मिलते हैं, दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो पॉइंट पे मिलते हैं उसको नाम दिया जाता है प्रिंसिपल फोकस। सर तो कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल फोकस क्या होगा? आइए कॉन्वेक्स मिरर के लिए प्रिंसिपल फोकस जानते हैं। सबसे पहले तो सर यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ही तो नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस को हमें बनाना पड़ेगा, और ये है हमारा इमेजिनरी प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर भी क्या होगा सर, जितने भी लाइट रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आएंगे, आ चुके हैं पैरेलल। अब बताओ कॉन्वेक्स मिरर है सर, कन्वर्ज होगा या डाइवर्ज होगा? यहाँ पे लाइट रेज डाइवर्ज होता है सर, तो डाइवर्ज हो चुका है। सर ये तो नहीं मिल रहा है बेटा, इसको हमें मिलवाना पड़ेगा, अपीयर करवाना पड़ेगा, तो हम एक्सटेंड करेंगे लाइट रेज को, रिफ्लेक्टेड रेज को, और दोनों रिफ्लेक्टेड रेज प्रिंसिपल एक्सिस पे जो पॉइंट पे एक्चुअली मीट करती है वो पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। सो अब डिफाइन पढ़ते हैं। इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। सर एक ऐसा पॉइंट जो हमें कहां देखने को मिलेगा?
प्रिंसिपल एक्सिस पे देखने को मिलेगा ऑफ द मिरर एट विच लाइट रेस, जो भी लाइट रेस है वो पैरेलल आने वाले हैं। सर किसको पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आएंगे। और आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉन्केव मिरर है तो वो एक्चुअल में मीट करता है, जैसे यहाँ पे मिल चुके हैं। और सर अगर कॉन्केव मिरर है तो वो अपीयर होते हुए नजर आते हैं, यहाँ पे लाइट रेस अपीयर करवाने पड़ते हैं बेटा। इस वजह से यहाँ पे फोकस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा जो डिफाइन है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सर रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फीयर, मैथ्स में वर्ड आता है सर, काफी बार वर्ड आता है रेडियस। सो यहाँ पे पोल से लेके आप सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस भी बोल सकते हो। सर पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होगा या स्फीयर का जो रेडियस होगा वो रेडियस को हम नाम देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा डिफाइन है सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर की तरह एक और वर्ड है सर फोकल लेंथ। सर किसके बीच का डिस्टेंस होगा? फोकल लेंथ। सर लेंथ वर्ड है, वर्ड आ रहा है लेंथ, तो लेंथ का मतलब क्या होगा सर? एक डिस्टेंस। तो किसके बीच का डिस्टेंस है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। सर पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको बोला जाएगा फोकल लेंथ। अगेन सर कॉन्वेक्स में भी तो मिलेगा, पोल से लेके फोकस तक का जो डिफरेंस डिस्टेंस होगा उसको नाम दिया जाएगा फोकल लेंथ। सर प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है बेटा। ये डिफरेंस याद रखिएगा। सर फोकल लेंथ का एक और फॉर्मूला भी है, F इज इक्वल्स टू R/2। सर अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 मीटर है तो फोकल लेंथ कितनी होगी? फोकल लेंथ को हाफ कर दीजिए, फोकल लेंथ हो जाएगा 15 मीटर। नेक्स्ट अपर्चर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायामीटर होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी स्मूथ सरफेस, जो मिरर का डायामीटर होता है उनको हम नाम देते हैं सर अपर्चर। चलिए नेक्स्ट हमारा एक और नया वर्ड आने वाला है, ये देख के आप काफी डर जाते हो पर बिल्कुल डरने की बात नहीं है। रे डायग्राम ड्रॉ करने होता है सर हमें, और हम जब रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना उसके पहले हमें कुछ रूल्स पढ़ने पड़ते हैं। तो रे डायग्राम, जैसे अगर आप कोई गेम खेलने जा रहे हो तो गेम खेलने से पहले आपको पता होना चाहिए उसके रूल्स क्या है। तो रे डायग्राम ड्रॉ करने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए बेटा कि सर उसके रूल्स क्या होते हैं। टोटल 4 रूल्स पढ़ना है हमें। फर्स्ट रूल, रूल नंबर 1, द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहले हम एक कॉन्केव मिरर बना देते हैं और फिर सामने बनाएंगे कॉन्वेक्स मिरर। सर ये हो गया हमारा कॉन्केव मिरर। और स्फीयर का सर हम इमेजिन कर सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैपिटल C से डिनोट करेंगे। सर यहाँ पे पोल होगा, मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके। और दोनों को जो लाइन ज्वाइन करती है वो लाइन को हम बोलता है सर पोल। चल अब जितने भी लाइट रेज है वो कैसे आने वाले? द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आएंगे। सर बीच में जो पॉइंट होता है उसको हम नाम देते थे फोकस, ओके। आफ्टर रिफ्लेक्शन, सर रिफ्लेक्ट करने के बाद, रिफ्लेक्शन यानी कि टकराने के बाद ये पास होता है सर फोकस से। तो जितने भी लाइट रेज है वो अगर कभी भी, याद रखिएगा ये रूल है, प्रैक्टिकली प्रूव करके हमें यहाँ पे बताया गया है और हम फिर जाके इसको ड्रॉ करते हैं। तो जितने भी लाइट रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आते हैं, तो स्ट्राइक करने के बाद जब वो बाउंस बैक करते हैं तो ऑलवेज फोकस से ही पास होते हैं। सर ये तो बात कर दी हमने कॉन्केव मिरर के लिए। सर अब बात करते हैं कॉन्वेक्स के लिए। याद रखना बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर जो है उसमें हमें लाइट रेज कन्वर्ज नहीं करवाना है, लाइट रेज क्या करवाना है? डाइवर्ज। तो यहाँ पे इनवर्ड कर्व जो है वो रफ रहेगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट को बोल दिया जाएगा पोल, ये है हमारा फोकस, और ये हो गया सर सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे बनानी पड़ेगी सर इमेजिनरी प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ सर सेकंड लाइट रेज कैसे आने वाले हैं प्रिंसिपल एक्सिस को? पैरेलल। चलिए पैरेलल तो आ चुके हैं सर, अब स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक करने के बाद डाइवर्ज भी तो होता है, ये हो गया सर डाइवर्ज। देखिए अब डाइवर्ज होने के बाद क्या होगा सर? फोकस पे नहीं मिलता ना, मैंने पहले बताया था। कॉन्वेक्स मिरर में हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? अपीयर करवाना पड़ेगा। देखते हैं, दोनों रिफ्लेक्टेड रे को हमें फोकस पे अपीयर करवाना है।
तो ये दोनों जो पॉइंट में मिलते हैं वो पॉइंट जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, फोकस। लाइट रे कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आती है तो ऑलवेज फोकस से पास करती है। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट वाला जो रूल है उसका अपोजिट है रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 था लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, फोकस से पास करेगा। रूल नंबर 2, सर अगर लाइट रे फोकस से पास हो रहा है, अब लाइट रे कहां से पास हो रहा है सर, फोकस से। आइए पहले सारे पॉइंट्स बता देता है। ये पॉइंट को F बोल दिया जाएगा, ये पॉइंट को C बोल दिया जाएगा। सर कॉनकेव मिरर में लाइट रे फोकस से पास हो रहा है, दिख रहा है ना आपको। लाइट रे जब फोकस से पास होता है तो वो सर प्रिंसिपल एक्सिस को क्या हो जाता है, पैरेलल। चलिए तो सेम दोनों के लिए रहेगा, चाहे आप कॉनकेव मिरर के लिए बनाते हो चाहे आप कॉन्वेक्स मिरर के लिए बनाते हो। तो दोनों में लाइट रेज जो है वो अगर फोकस से पास होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस को क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। कॉन्वेक्स के लिए हम एक बार जान लेते हैं सर, ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर में ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया सर, ये पोल हो गया, ये है हमारा फोकस, और ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए बेटा यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है, अ रे पासिंग थ्रू फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर और डायरेक्टेड टू फोकस इन कॉन्वेक्स मिरर। सर कॉन्वेक्स मिरर में हमें डायरेक्शन देना पड़ेगा कि लाइट कहाँ जा रहा है, फोकस पे। तो इंसिडेंट रे जो है उसका हमने डायरेक्शन दे दिया, फोकस पे जा रहा है। सर जैसे ही फोकस पे जाएगा ये पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा। अब दो चीजें हैं, अगर लाइट रे फोकस से पास होती है तो सर स्ट्राइक करेगी, डाइवर्ज होगी, और डाइवर्ज होने के साथ साथ प्रिंसिपल एक्सिस को क्या हो जाएगी बेटा, पैरेलल हो जाएगी। तो ये है हमारा रूल नंबर 2। अब जानते हैं रूल नंबर 3 के बारे में, काफी इजी है हमारा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में हमें बताया गया है अ लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ, तो स्ट्राइक करने के बाद वो सेम रूट से वापस जाएगा। बहुत इजी है। अगर कोई भी लाइट, पहले हम मिरर बना देते हैं, हर एक पॉइंट्स डिनोट कर देंगे। ये पॉइंट को बोल दिया जाएगा पोल, ये है फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, बस एक ही लाइट रे बनानी, वहीं पे स्ट्राइक करके वहीं से बाउंस बैक करेगा। और सर ये पॉइंट को हम, और ये रूल को हम बोलते हैं रूल नंबर 3। तो अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो वहीं पे स्ट्राइक करके सर वापस चला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर में। ये हमने बनाया कॉनकेव मिरर के लिए। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। सर कॉन्वेक्स मिरर में भी लाइट रे कहां जाने वाला है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। चलो अब यहाँ ये वाला जो है लाइट रे को हमें डायरेक्शन देना पड़ेगा, कहां जा रहा है सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। जैसे ही वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में जाएगा ये पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करके क्या हो जाएगा बेटा, बाउंस बैक हो जाएगा। तो हमारे 3 रूल्स यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। फर्स्ट रूल हमारा है सर अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो कहां से पास होगा, फोकस से। सर अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रहा है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो जाएगा। रूल नंबर 3, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो वापस कहां जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और लास्ट रूल है हमारा रूल नंबर 4, अगर कोई लाइट रे ऑब्लिकली प्रिंसिपल एक्सिस पे आने वाला है, यानी सॉरी पोल पे आने वाला है, तो ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ये है हमारा पोल, ये है फोकस, और ये पॉइंट को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लाइट रे जो है ऑब्लिकली आ रहा है सर, कहां पे आ रहा है, टुवर्ड्स द पोल, वहीं पे स्ट्राइक करके वो सर दूसरी साइड से बाउंस बैक करेगा। और सर यहाँ पे इसीलिए लिखा है कि ये जो रूल नंबर 4 है वो फॉलो करता है हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। और सर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में है एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। सर यहाँ पे भी तो एंगल आई बन सकता है, ये है एंगल आई, ये बन जाएगा हमारा एंगल आर। तो ये रहेगा सर हमारा रूल नंबर 4 फॉर कॉनकेव मिरर। अब जानते हैं सर कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये सर पोल बन गया, ये फोकस, और ये है सर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगेन लाइट रे कहां आएगा सर, ऑब्लिकली टुवर्ड्स द पोल। अंदर से लाइट रे नहीं आ सकते, याद रखना बच्चों, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है
और कॉन्वेक्स मिरर में स्मूथ सरफेस जो है वो बाहर की साइड है। नेक्स्ट, अगर टूवर्ड्स द पोल आ रहा है ऑब्लिकली ही ये बाउंस बैक करेगा, ये पॉइंट को बोला जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये पॉइंट को बोला जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सर ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं। तो बेटा छोटी सी 4 लाइन आपको याद रखनी है रूल्स के लिए। तो हमारे जो मिरर के रूल्स है, फर्स्ट सीधे चलो, एफ से निकलो। बताया था ना अभी, लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो फोकस से पास होगा। तो 4 लाइन याद कर लो, सीधे चलो, एफ से निकलो, एफ से निकलो, सीधे चलो। सर सी में गए, सी से वापिस, सी में गए, सी से वापिस, और पोल में गए तो पोल से बाहर। ये 4 लाइंस आपको याद कर लेनी है ताकि आपके रूल्स जो बनने वाले हैं उसमें कभी आपको प्रॉब्लम ना हो। और ये रूल्स की हेल्प से ही बेटा आप बनाने वाले हो रे डायग्राम। और जैसे ही बेटा रे डायग्राम देखते हैं ना, पसीने निकल जाते हैं। तो बेटा डरने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है, और ये जो छोटी सी ट्रिक है उसका इन डिटेल वीडियो हम डालेंगे। पर उसके पहले ये एक जो डायग्राम मैं आपको सिखा रहा हूं यहाँ पे, वो हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट रे डायग्राम सर कॉनकेव मिरर के लिए भी रहेंगे और कॉन्वेक्स मिरर के भी लिए रहेंगे। सर कॉनकेव मिरर के लिए जो रे डायग्राम है वो 6 डायग्राम, और सर कॉन्वेक्स के जो 2 डायग्राम रहेंगे वो 2 है। सो टोटल 8 रे डायग्राम हमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बनाने होते हैं। चलिए सबसे पहले कॉनकेव के रे डायग्राम बनाते हैं बेटा। और कॉनकेव मिरर के जो रे डायग्राम हम बनाएंगे उसमें सबसे पहला जो रे डायग्राम रहेगा वो है अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। सर ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है? इंफिनिटी। एक और आप लोगों को मैं बता देता हूं, अगर आप कभी भी रे डायग्राम ड्रॉ करते हो, मिरर बना देते हो सर, और मिरर बनाने के बाद पोल बनाते हैं, यहाँ पे हम बना देते हैं फोकस, और यहाँ पे हम बना देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट की टोटल 6 पोजीशन होती है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट कहाँ है सर? इंफिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है इंफिनिटी पे, ये फर्स्ट पोजीशन है। फिर धीरे धीरे करके ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के पास जा रहा है। नंबर 2 ऑब्जेक्ट का पोजीशन रहेगा सी के पीछे। सर रे डायग्राम हम बनाते क्यों है? रे डायग्राम से हमारा क्या फायदा है? सर रे डायग्राम बनाने का रीजन ये है कि मैं आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता हूं। सपोज मैं आपको बोलता हूं आप कॉनकेव मिरर से इतनी दूरी पे, यानी कि मान के चलिए आप सी के पीछे खड़े हैं, तो आपका इमेज क्या बनेगा, कहां पे बनेगा, इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज की साइज क्या होगी, ये सारी चीजें जानने के लिए हम रे डायग्राम को बनाते हैं। तीसरा हमारा डायग्राम होता है ऑब्जेक्ट एट सी। फोर्थ वन इज बिटवीन सी एंड एफ। देन फिफ्थ रहता है हमारा एफ, और लास्ट में रहता है पी और एफ के बीच में। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है उनकी ये पोजीशन है ऑब्जेक्ट की। पर सर रे डायग्राम बनाने के लिए आप हमें कुछ ट्रिक बताने वाले थे, चलिए वो ट्रिक जान लेते हैं। हम बनाते हैं एक डायग्राम, और वो डायग्राम हम रखते हैं बियॉन्ड सी। सबसे पहले एक मिरर बना दीजिए। आप कभी कभी मिरर बनाते हो ना बेटा, तो गलती ये करते हो तो उसको लड्डू बना देते हो, उसको बहुत ज्यादा गोल बना देते हो। बेटा ये ध्यान में रखिए कि हो पाए उतना आपका मिरर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेट नहीं, प्लेन मिरर नहीं बनाते हम लोग, पर थोड़ा सा कर्व्ड होना चाहिए, बहुत ज्यादा कर्व्ड नहीं होना चाहिए। देन रफ सरफेस बना दीजिए। रफ सरफेस जो बनाएंगे वो थोड़ा सा दूर बना दीजिए, ताकि वो थोड़ा सा डायग्राम आपको नीट और क्लीन भी नजर आता है। देन हमें बनाना है प्रिंसिपल एक्सिस। सर प्रिंसिपल एक्सिस बनाने के बाद यहाँ पे लिख देना है पोल। अब बेटा बहुत जरूरी बात, पोल पे रखते ही, पोल पे आपको एक स्केल रखनी है, और पोल पे होना चाहिए 0 सेंटीमीटर। और पोल पे 0 रखोगे तो यहाँ पे एक मार्क मिलेगा आपको 4.2 सेंटीमीटर का, और ये 4.2 सेंटीमीटर पे आपको लिख देना है एफ। और सर एक और मेजरमेंट मिलेगा 8 सेंटीमीटर का, वहां पे आपको लिख देना है सी। तो सबसे पहली बात, रे डायग्राम कभी भी बनाते हो आपको पहले ये मेजरमेंट याद रखना है। सर 0 पे जहां पे पोल है वहां पे 0 सेंटीमीटर होना चाहिए स्केल का, 4.2 पे एफ लिखना है, और 8 पे हमें सी लिखना है। अब जब ऑब्जेक्ट को हम सी के पीछे रखते हैं तो ऑब्जेक्ट ऑलवेज आपकी बुक की 2 लाइन में होना चाहिए। कितनी लाइन में आ जाना चाहिए? 2 लाइन में। एग्जैक्ट सेकंड लाइन के ऊपर उसका हेड होना चाहिए। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में एरो बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम ऑलवेज एक एरो बनाते हैं। तो हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, और वो एग्जैक्ट बुक की 2 लाइन में होना चाहिए। ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद
आपको अप्लाई करने होते हैं अब रूल्स, जो लास्ट टॉपिक में हम कवर कर चुके हैं, हमें अप्लाई करना है बच्चों। यहाँ पे याद रखना, फर्स्ट वाला जो डायग्राम है उसमें रूल अप्लाई होगा 1 and 1, सेकंड वाला जो डायग्राम है उसमें हम रूल अप्लाई करेंगे 1 and 2, देन 1 and 2, फोर्थ वाला जो डायग्राम है उसमें भी हम अप्लाई करेंगे 1 and 2। सर फिफ्थ वाले में अप्लाई करना है 1 and 3 और सिक्स वाले में भी हमें अप्लाई करना है रूल 1 and 3। तो बेटा पहले हमें ये याद हो जाना चाहिए कौन से डायग्राम में हमें कौन से रूल्स को अप्लाई करना है। सर ट्रिक तो याद हो गई, रूल्स तो अप्लाई करना आना चाहिए। सही, अब हम बात करते हैं डायग्राम नंबर 3 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ऑब्जेक्ट सी के पीछे होना चाहिए, लाइट रे जो है यहाँ पे हमें रूल 1 एंड रूल 2 अप्लाई करना है। रूल नंबर 1 याद कीजिए, रूल नंबर 1 में क्या बताया था, लाइट रे सर प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाएगा। क्या लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है? हाँ सर। कहां से पास होगा? फोकस से। सर अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल पास होता है तो फोकस से पास होगा। और दूसरा रूल सर, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस को क्या हो जाएगा? पैरेलल। सर जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे एक छोटा सा डॉट करेंगे, एक एरो बनाएंगे और ये जो एरो बनेगा वो रहेगा हमारा इमेज। और सर ये जो एरो रहेगा वो हमने रखा था, इसलिए वो क्या है सर? एक ऑब्जेक्ट। अब देखिए बेटा इमेज मिल कहां पे रही है, अगर आप देखोगे तो इमेज बनेगी आपकी बिटवीन सी एंड एफ पे बनेगी। सर ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी है, इमेज की साइज छोटी है, तो हम लिखेंगे स्मॉलर। और नेचर, लास्ट में नेचर याद रखने के लिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे इमेज बनती है तो नेचर होता है रियल एंड इनवर्टेड। सर तो अगर राइट साइड पे बनेगी तो, अगर राइट साइड पे बनती है तो नेचर लिखना है वर्चुअल एंड इरेक्ट। बेटा इतनी सी बातें हमें याद हो जानी चाहिए कि सर अगर लेफ्ट साइड पे बनती है तो रियल एंड इनवर्टेड, राइट साइड पे बनती है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। चलिए तो यहाँ पे ये फॉर्म में, ये मेजरमेंट के साथ और ये रूल्स के साथ आप आपके सारे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। एक और जरूरी बात, जब भी आप रे डायग्राम ड्रॉ करो बेटा, जो भी रूल अप्लाई करते हो वो ऑब्जेक्ट के हेड से स्टार्ट होना चाहिए। काफी बच्चों को मैंने देखा हुआ है वो कहीं से भी लाइट रे ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। याद रखना ऑलवेज ऑब्जेक्ट के हेड से ही हम सारे रूल्स अप्लाई करते हैं। तो ये फॉर्म में आप सारे रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं सर रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। सर कॉन्वेक्स मिरर के सिर्फ दो डायग्राम है। कॉन्वेक्स मिरर में भी सर रूल क्या, सॉरी मेजरमेंट क्या रहेंगे, आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा। मेजरमेंट सेम है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो को जब आप देख रहे हो तो साथ में आप पेंसिल, स्केल, इरेजर लेके बैठ जाइए, नोटबुक लेके। मैं जो मेजरमेंट, जो मेथड बता रहा हूँ वो मेथड से अगर आप ड्रॉ करते हो ऑटोमेटिकली अगर वो ड्रॉ हो जाते हैं, अगर नहीं होते यू कैन कॉन्टेक्ट अस, ओके, डोंट वरी। चलिए अब रफ सरफेस बना देते हैं। ये हो जाएगा हमारा पोल, ये है सर फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर अब बात करते हैं, ओ ये ज्यादा हो गया है थोड़ा। चलिए ये हो गया हमारा पोल, ये है सर हमारा इमेजिनरी प्रिंसिपल एक्सिस। अब डिस्कस करते हैं सर, यहाँ पे अप्लाई करना है फर्स्ट वाले में रूल नंबर 1 and 1 और यहाँ पे अप्लाई करना है 1 and, सॉरी ये उल्टा लिखा हुआ है 1 and 1 अप्लाई करेंगे इंफिनिटी पे और यहाँ पे अप्लाई करना है 1 and 3। आपकी जो बुक है उसमें ये वाला फर्स्ट है और सेकंड वाला डायग्राम, फर्स्ट वाला सेकंड पे है, सेकंड वाला फर्स्ट पे है, याद रखिएगा बच्चों। चलिए यहाँ पे डिस्कस करने वाले बिटवीन ऑब्जेक्ट पोजीशन होना चाहिए इंफिनिटी एंड पोल के बीच में। कहाँ पे होना चाहिए? इंफिनिटी और पोल के बीच में। सर इंफिनिटी और पोल के बीच में, दैट मींस पोल के पीछे रख दीजिए। इंफिनिटी यानी तो सर बहुत दूर हो गया ना, और ये रहा हमारा पोल। सर दोनों के बीच में कहीं पे एग्जैक्ट बुक की दो लाइन, बुक की लाइन मतलब सर आपकी ये जो बुक की लाइन जा रही है उस पे आपने जो प्रिंसिपल एक्सिस बनाई है, ये आपने मान लो आपने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी है बेटा, और ये प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे बनाई एग्जैक्ट दो लाइन में आपका एरो होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आप उसकी हाइट वगैरह इजीली मेजर कर पाते हो, साइज वगैरह आप इजीली निकाल पाते हो। सर तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे अप्लाई करना है सर रूल 1 and 3। 1 हमें पता है लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाएगा। सर ऑलवेज ऑब्जेक्ट के हेड से स्टार्ट करेंगे,
प्रिंसिपल एक्सेस को पैरेलल जाता है तो ये हो जाएगा सर डाइवर्ज। क्या हो जाएगा? डाइवर्ज। और डाइवर्ज होगा तो कहां से पास होता है? फोकस से सर। ये हो गया हमारा फोकस से पास। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सर हमें अप्लाई करना है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 जब अप्लाई करते हैं तो याद होगा सर, सी में गए, सी से वापिस। तो अगर लाइट रे सी में जा रहा है तो हमें अपीयर करवाना है कि लाइट रे कहां जा रहा है बेटा? सी से पास हो रहा है। और जब लाइट रे सी से पास हो रहा है तो दोनों कहीं पे इंटरसेक्ट करता है, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप देख पाते हो, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो ये पोल और फोकस के बीच में इंटरसेक्ट करते, इस वजह से हमारा जो इमेज रहेगा वो रहेगा फोकस और पोल के बीच में। सर हमारा नेचर क्या होगा? अभी बताया था, अगर लेफ्ट साइड मिल रहा है तो हम लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। बताओ ये तो कहां मिल रहा है सर? राइट साइड पे, तो लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर में दोनों की दोनों इमेजेस मिल रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि सर अपीयर करवाते हैं। और सर कॉन्केव में सिर्फ एक ही इमेज मिलती है जो है लास्ट वन, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्वेक्स में सारी इमेज वर्चुअल इरेक्ट होती है, कॉन्केव में 5 इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड रहेगी, एक इमेज जो रहेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट रहेगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखे होंगे जैसे कि बहुत सारे सर फॉर्मूलाज भी है यहाँ पे। टॉपिक नंबर 6 ये टॉपिक है मिरर फॉर्मूला। सर सेम ऐसा एक और आने वाला है आगे, ये तो अभी हम मिरर डिस्कस कर रहे हैं, आगे आएगा सर लेंस फॉर्मूला। चलिए पहले मिरर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि मिरर होता क्या है सर। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला में आपको एक बात मैं पहले से बता रहा हूं, आपको याद रखना है एमपी। क्या याद रखना है? एमपी, मम्मी पापा, ठीक है। एमपी मध्य प्रदेश याद रख लीजिए, जो भी याद रखना है। काफी बच्चे गलती करते हैं सर, फॉर्मूला तो याद है, फर्स्ट फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लिखने के बाद बच्चे सोच में पड़ जाते हैं, सर प्लस आएगा या माइनस आएगा मिरर में। बेटा डरने की बात नहीं है, एमपी लिख दीजिए तो बीच में रहेगा मिरर में प्लस, एमपी यानी मिरर में प्लस, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सर v का मतलब क्या होगा? v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। सर तो u को क्या बोलेंगे? u रहेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f होगा हमारा फोकल लेंथ। सर फोकल लेंथ का एक फॉर्मूला आया था अभी, f इज इक्वल टू r/2। ये तो हो गया सर हमारा एक फॉर्मूला। और बेटा मेजरली ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं v फाइंड करने के लिए, यानी कि इमेज डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। इमेज डिस्टेंस भी बोल सकते हो, इमेज पोजीशन भी बोल सकते हो। क्वेश्चन में काफी बार इमेज डिस्टेंस लिखता है, काफी बार इमेज पोजीशन बोलता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोल सकते हो या ऑब्जेक्ट पोजीशन भी बोल सकते हो। दूसरा एक फॉर्मूला है जो हम फाइंड करते हैं, अभी हमने फाइंड किया सर इमेज का डिस्टेंस, और रे डायग्राम जब ड्रॉ किए ना लास्ट टॉपिक में, तब हमने 3 चीजें फाइंड की थी, इमेज पोजीशन यानी इमेज डिस्टेंस, दूसरा हमने फाइंड किया था सर नेचर एंड साइज। सर नेचर एंड साइज निकालने के लिए और एक फॉर्मूला है, और नेचर और साइज निकालने के लिए हमें फाइंड करना पड़ता है मैग्निफिकेशन। सर मैग्निफिकेशन यानी साइज बताएगा, नेचर बताएगा, तो हम मैग्निफिकेशन का सिंबल है स्मॉल है। बेटा मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूला है सर। पहला फॉर्मूला क्या है? नंबर 1, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, याद रखिएगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस, सर मिरर में यहां पे प्लस आता है, यहां पे माइनस आता है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो मैग्निफिकेशन का सिंबल है स्मॉल एम, माइनस एज इट इज इमेज डिस्टेंस को हम v बोलता है, अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u बोलते हैं। सर तो हमारा एक फॉर्मूला रेडी हो गया, m इज इक्वल टू माइनस v बाय u। सर सेकंड एक फॉर्मूला और है मैग्निफिकेशन का, दूसरा है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
इज इक्वल्स टू माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सर ये हाइट ऑफ इमेज क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? हाइट ऑफ इमेज यानी एच आई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी एच ओ इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। सर अब कंफ्यूजन ये होता है हम कौन से एग्जाम्पल में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैग्निफिकेशन के तो दो फॉर्मूला आ गए सर, है ना, नेचर और फाइंड, तो सब में फाइंड करना है सर, नेचर और साइज। चलिए तो सर यहां पे याद रखना है व्हेन, अगर आपको क्वेश्चन में HO इज गिवन, अगर क्वेश्चन में हाइट ऑफ इमेज गिवन है तो आप सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अगर क्वेश्चन में व्हेन HO इज नॉट गिवन, अगर आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है तो आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो अब बेटा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सर ये वाला फर्स्ट वाला अप्लाई करेंगे या सेकंड वाला अप्लाई करेंगे। और एक जरूरी बात सर, यहाँ पे m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू है, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू है, तो सर क्या मैं लिख सकता हूं, क्या बोल सकते हैं m इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ? तो हम बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच आई अपॉन एच ओ। सर ये तो हो गई फॉर्मूला की बात। अब एक और पड़ाव पे आगे बढ़ते हैं। सर वहां पे प्रॉब्लम ये आती है कि प्लस लिखना है, माइनस लिखना है, ये सारे प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट होते हैं, राइट। चलिए तो सर कहां पे प्लस रहेगा, कहां पे माइनस रहेगा? हमने मैग्निफिकेशन भी निकाल दिया, पर मैग्निफिकेशन की वैल्यू मिलने के बाद हमें नहीं पता है सर कहां पे नेचर की साइज क्या लिखेंगे, स्मॉलर लिखेंगे, एनलार्ज लिखेंगे, क्या लिखना है वो भी हमारे पास हर एक चीज के लिए ये चैप्टर में ट्रिक है, डोंट वरी। चलिए सो ट्रिक टू रिमेंबर साइन इन न्यूमेरिकल। साइन कन्वेंशन आपको पता है सर, अगर लेफ्ट साइड जाओगे तो नेगेटिव, राइट साइड जाओगे तो पॉजिटिव, ये सारी बातें आपको पता है। साइन कन्वेंशन सर बुक में भी लिखा हुआ है, पर फिर भी हमारे दिमाग में कभी कभी नहीं जा रहा है, तो हम ये ट्रिक से याद रखते हैं। याद रखो जहां पे आप ऑब्जेक्ट देखते हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, कोई भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको आंख बंद करके माइनस लिख देना है, नेगेटिव लिख देना है। अगर क्वेश्चन में 5 मीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, तो आप उसको लिख दीजिए -5 मीटर, या आप उसको लिख दीजिए -5 सेंटीमीटर। सर तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर हो या लेंथ माइनस रहेगा ऑलवेज, ठीक है। सो u इज ऑलवेज नेगेटिव। सर फोकल लेंथ के लिए क्या होगा, याद रखना कॉनकेव, मैं काफी बार बोल रहा हूं, केव यानी खड्डा, खड्डे में जाओगे माइनस में जाओगे, खड्डे में जाओगे तो माइनस में जाओगे। सर तो फोकल लेंथ जो है वो कॉनकेव में माइनस नेगेटिव रहेगी और कॉन्वेक्स में पॉजिटिव रहेगी। सर केव यानी खड्डा, खड्डे में जाओगे तो फोकल लेंथ माइनस और कॉन्वेक्स में प्लस। सर v के लिए भी हमें काफी बार कंफ्यूजन होता है। v के लिए कॉन्वेक्स में याद रखना बेटा, कॉन्वेक्स में v ऑलवेज प्लस मिलता है। क्यों? वर्चुअल इमेज मिलती है, वर्चुअल यानी सर राइट साइड पे मिलती है ना, और राइट साइड पे मिलेगी तो पॉजिटिव। सर अगर रियल मिल रही है तो क्या होगा, लेफ्ट साइड पे मिलेगी। तो 5 रे डायग्राम ऐसे है, 5 केस ऐसा है जिसमें रियल मिलती है, तो 5 केस में नेगेटिव, एक ही केस ऐसा होगा जहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव, बट वो इमेज होनी चाहिए वर्चुअल। आपको मेनली ध्यान रखना है u और f के लिए, v का टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। और मैग्निफिकेशन बेटा ये भी जरूरी है, अगर रियल इमेज, मैग्निफिकेशन में सिर्फ 2 बातें याद रखो, अगर रियल इमेज बोली है तो नेगेटिव और वर्चुअल इमेज बोली है तो पॉजिटिव, बस 2 बातें सिर्फ याद रखनी है। सर अगर रियल इमेज बोला है तो नेगेटिव और वर्चुअल इमेज बोला है तो मैग्निफिकेशन होगा पॉजिटिव। ये जानने के बाद हम इसके एक न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। सर न्यूमेरिकल में हमें नेचर भी निकालना पड़ेगा, साइज भी निकालनी पड़ेगी और इमेज डिस्टेंस भी निकालना है। सो एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, बेटा कभी भी साइज वर्ड आ रहा है, टॉल वर्ड आ रहा है, हाइट वर्ड आते हैं, अगर ये सारे वर्ड्स आते हैं तो आपको याद रखना है
ये होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर से अगर साइज है, हाइट है, टॉल है, ये सारे अगर वर्ड आते हैं तो वो होता है हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एचओ हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। सर एचओ गिवन है, इज प्लेस्ड एट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। सो u इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। सर u ऑलवेज नेगेटिव, याद रखना बेटा माइनस होगा, u की वैल्यू कैसी रहेगी ऑलवेज माइनस। सो u इज इक्वल्स टू -25 और कॉनकेव मिरर है, अभी बताया था केव यानी खड्डा, खड्डे में जाओगे तो फोकल लेंथ कैसे लिखनी है माइनस लिखनी है ऑफ फोकल लेंथ। सर फोकल लेंथ भी गिवन है, कितनी है फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। सो f इज इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर। सर ये तो हो गया, अब निकालना क्या है ये जानते हैं, इमेज पोजीशन निकालनी है, v निकालना है, देन हमें निकालना है सर फाइंड द नेचर एंड साइज। नेचर और साइज भी फाइंड करनी है, और नेचर और साइज फाइंड करने के लिए बेटा डिस्कस किया था, अगर नेचर और साइज निकालना है दैट मींस निकालना पड़ेगा मैग्निफिकेशन। चल हमारा पहला स्टेप होगा, पहले हम फाइंड करेंगे v को। सर v फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। सर v तो फाइंड करना है, प्लस u दिया हुआ है -25 और f दिया हुआ है -50। सर पहले प्लस माइनस को सॉल्व करते हैं ना, प्लस माइनस माइनस, तो 1/v माइनस 1/25 इज इक्वल्स टू 1/-50। सर -1/25 अगर वो साइड चला गया इक्वल्स टू के वो साइड तो प्लस हो जाएगा। सो 1/v इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1/-15 प्लस 1/25। सर माइनस जो है ना नीचे है, आप उसको ऊपर भेज दे, कभी भी माइनस नीचे अगर है ऊपर भेज दो, -1/15 प्लस 1/25। आगे बढ़ते हैं, 15 into 25 एलसीएम, एलसीएम मिल जाएगा 75, ये मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, सो -5 प्लस 3, सो 1/v इज इक्वल्स टू सर -2/75 मिल रहा है। सर हमें 1/v नहीं निकालना है, हमें फाइंड करना है v। सो अगर v फाइंड करना है तो v इज इक्वल्स टू -75/2 सेंटीमीटर मिल जाएगा। सर तो हमें v मिल गया, चलिए v तो मिल गया है सर, अब क्या फाइंड करेंगे मैग्निफिकेशन। और सर मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूला थे, m इज इक्वल्स टू -v/u और सेकंड था hi/ho इज इक्वल्स टू -v/u। हम फाइंड करने वाले हैं hi वाला, क्योंकि सर ho गिवन है, और अगर ho गिवन है तो फॉर्मूला लगाते हैं hi/ho इज इक्वल्स टू -v/u। सर hi तो फाइंड करना है, ho कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, माइनस एज इट इज। सर v की वैल्यू मिल रही थी कुछ, क्या मिल रही थी -75/2, और u कितना मिल रहा है सर, u हमें दिया हुआ है -25, प्लस माइनस को सॉल्व कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। चलिए तो सर एक माइनस की साइन बचेगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, hi/4 इज इक्वल्स टू -75/2/25। बताओ 2 नीचे जाएगा ना बेटा, अगर 2 नीचे चला गया और 4 को भेज देते सामने, सो -75 इंटू 4/25 इंटू 2। सर ये कट हो जाएगा 2 से और ये कट हो जाएगा 3 से, -3 2 सर hi इज इक्वल्स टू सर आंसर मिलेगा -6 सेंटीमीटर। सर तो hi तो मिल गया हमें -6 सेंटीमीटर, पर सर hi मिलने के बाद हमें नेचर और साइज क्या लिखनी है वो तो पता होना चाहिए ना। याद रखना hi मिल रहा है सर -6, तो हम सबसे पहले आंसर को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सर आंसर है नेगेटिव, और वैल्यू देखिए बेटा -6 का मतलब है जब आप साइन देख रहे हो तो वैल्यू को मत देखो, और जब वैल्यू देख रहे हो तो साइन को मत देखो। बताओ साइन जो है वो नेगेटिव है, अब साइन को मत देखो, बताओ वैल्यू कैसी है ग्रेटर देन 1,
सर 6 इज अ ग्रेटर देन 1। चलिए अब बताते हैं नेचर और साइज क्या होगा, कैसे फाइंड किया जाएगा। आपको सिर्फ 4 बातें याद रखनी है उसके लिए। एक बात याद रखनी है सर, अगर हमें नेचर फाइंड करना है तो मैग्निफिकेशन मिलेगा या HI मिलेगा, जो भी मिल रहा है अगर नेगेटिव आंसर है तो नेचर होगा रियल इन्वर्टेड। सर अगर पॉजिटिव आंसर है तो नेचर होगा वर्चुअल इरेक्ट। हमारा आंसर नेगेटिव था वहां पे, तो हम लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। सर अगर साइज के लिए अगर हम बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन या HI का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो साइज मिलती है एनलार्ज। तो साइज को क्या लिखना है, 4 बातें। सर अगर नेगेटिव है तो रियल इन्वर्टेड, पॉजिटिव है तो वर्चुअल इरेक्ट, अगर ग्रेटर देन 1 है तो एनलार्ज, और लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड और स्मॉलर लिख सकते हो। चलिए यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव है सर, नेगेटिव है तो नेचर क्या लिखेंगे, नेगेटिव यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड। और सर पॉजिटिव है सॉरी ग्रेटर देन 1 है तो साइज हमें क्या लिखनी पड़ेगी सर, अगर वैल्यू 6 इज ग्रेटर देन 1, मैंने फिर से बताया आपको माइनस है और 6 है, साइन देख रहे हो तो वैल्यू मत देखो, वैल्यू देखते हो तो साइन को मत देखो। साइज मिलेगी आपको एनलार्ज बिकॉज ग्रेटर देन वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। तो हर एक न्यूमेरिकल आप ये ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, और टॉपिक नंबर 7। अब हमने मिरर खत्म कर दिया है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं लेंस के बारे में बेटा। पर लेंस पढ़ने से पहले हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सर रिफ्लेक्शन तो पता चल गया कि लाइट रे जो है वो स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करके बाउंस बैक होगा, और ये प्रोसेस को हम बोलेंगे सर रिफ्लेक्शन। अगर लाइट रे अपना रास्ता बदलता है तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द चेंज इन पाथ। सर लाइट जो रास्ते से जा रहा था उसमें क्या हो गया, चेंज। व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम, सर रास्ता तभी बदलेगा जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से वो दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगा। तो अगर कोई भी लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में पास होता है तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये एक लाइट रे है। सर फर्स्ट वाला जो मीडियम है वो एयर का मीडियम रहेगा, दूसरा वाला जो मीडियम है वो वाटर का मीडियम है सर। तो अगर कोई लाइट वाटर के मीडियम में एयर से वाटर के मीडियम में पास हो रहा है तो वो अपना डायरेक्शन क्या कर देता है, चेंज कर देता है। सर एक और जरूरी बात, आपने ये पेंसिल वाली एक एक्सपेरिमेंट तो देखी है कि सर अगर ग्लास है उसमें पानी भरा हुआ है, पेंसिल हमें कहीं से थोड़ी सी बैंड होते हुए नजर आती है। यहाँ पे सर क्या हो रहा है, पेंसिल भी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो रही है तो वो थोड़ी सी बैंड हो जाती है। सर ये होने का रीजन क्या होता है कि सर बैंड क्यों हो रहा है लाइट में, ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं हमारे ये वाले टॉपिक्स में। हमें यहाँ पे बताया गया है जो लाइट रे सर हम एंटर कर रहे हैं एयर के थ्रू वाटर में एंटर करवा रहे हैं वो लाइट रे को हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे। सर जो लाइट रे पास हो जाएगा उसको बोला जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। बेटा याद रखना, रिफ्लेक्टेड मत बोल देना, हमें क्या बोलना है, रिफ्रैक्टेड रे। सर नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एक एंगल बनता है और ये पॉइंट को बोला जाता है, ये एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। सर रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में भी एक एंगल बनता है और वो एंगल को हम नाम देते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये दोनों बातें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट सर यहां से कुछ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बनते हैं, जैसे हमने देखा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसी तरह से हमें पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। The angle formed between incident ray and the normal is called angle of incidence। ये हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस की डिफाइन बताई गई है। सर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसको बोला जाएगा, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, इनको हम नाम देते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। सर ये एक इंसिडेंट रे है, ये दिख रहा है ना बेटा, एक लाइट रे जो पास हो रहा है इसको हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे।
सर जो पास होके बैंड होके आगे बढ़ रहा है उसको हम नाम देते हैं रिफ्रैक्टेड। सो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंड इनके बीच में, दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करता है, उनको बोला जाता है नॉर्मल। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे और एक ही प्लेन पे देखने को मिलता है। तो ये है हमारा फर्स्ट लॉ। अब हम बात करते हैं लॉ नंबर 2 के बारे में। लॉ नंबर 2 क्या रहेगा? द रेशियो ऑफ, सर रेशियो लेना है, रेशियो का मतलब डिवाइड करना है। सर किसको डिवाइड करना है? सर एक एंगल बन रहा है यहाँ पे नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच में, जिनको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। सर यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो द रेशियो ऑफ साइन कॉस टेन मैथ्स में आ रहा है सर, ठीक है। सो द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सर साइन एंगल आई और साइन एंगल आर का जब रेशियो लिया जाएगा, वो रेशियो हमें कैसा मिलेगा? ऑलवेज कांस्टेंट मिलेगा, यानी कि इनकी जो वैल्यू मिलती है सर वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। कांस्टेंट यानी कि फिक्स वैल्यू मिलेगी। क्यों? क्योंकि सर मीडियम कभी चेंज नहीं होने वाले ना। मीडियम अगर एयर और ग्लास है तो सर मीडियम के लिए जो वैल्यू मिलती है इनके रेशियो की, वो तो ऑलवेज फिक्स मिलती है फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम और कलर। सर अगर मीडियम चेंज होगा तो वैल्यू चेंज होगी, पर एयर और ग्लास का जो वैल्यू मिलेगा साइन एंगल आई और साइन एंगल आर का, वो ऑलवेज कांस्टेंट मिलता है। चाहे वो एक्सपेरिमेंट आप यहाँ पे करते हो, स्कूल में कर रहे हो, कहीं पे भी करते हो, तो वो वैल्यू हमें फिक्स मिलती है। और सेकंड लॉ को बोला जाता है, जो सेकंड लॉ है साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर, इसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। सर कांस्टेंट वैल्यू को हम नाम देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद रखना बच्चों, ये कांस्टेंट वैल्यू को हम एक और नाम से जानते हैं, और ये कांस्टेंट वैल्यू को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है लाइट रे बैंड होने की पावर बताता है। लाइट रे कितना बैंड हुआ है ये हमें बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहले जानते हैं कुछ मीडियम्स के बारे में। बेटा ये जो मीडियम है ये एयर का मीडियम है। सर ये वाला जो मीडियम है वो एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, यानी ग्लास का मीडियम हो गया। अगेन सर ये वाला जो मीडियम होगा वो एयर का मीडियम हो गया। यहाँ पे हम बोल सकते हैं मीडियम नंबर 1, ये है सर मीडियम नंबर 2, ठीक है। अ मीडियम इन विच स्पीड विच लाइट ट्रेवल्स फास्टर। सर अगर लाइट फास्ट ट्रैवल करती है तो उसको बोला जाता है रेयर मीडियम। बेटा बताओ, एयर और ग्लास है या एयर और वाटर है, लाइट की स्पीड ज्यादा किस में रहेगी? सर ऑब्वियसली एयर में रहेगी, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, ग्लास की डेंसिटी ज्यादा है सर। सो एयर की डेंसिटी कम होने की वजह से हम बोलते हैं एयर को रेयर मीडियम, और रेयर मीडियम में लाइट रे की स्पीड फास्ट होती है। बताओ ग्लास जो है वो, सर ग्लास का जो मीडियम रहेगा उसको बोला जाएगा डेंसर मीडियम। डेंसिटी ज्यादा है सर, और डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सो मीडियम इन विच लाइट ट्रैवल्स स्लोअर, अगर लाइट की स्पीड कम है तो उसको बोला जाएगा डेंसर मीडियम। आगे बढ़ता है। ये सर हमने नॉर्मल तो ड्रॉ किया हुआ है। जो लाइट रे एंटर कर रहा है उसको हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे। सर जो बैंड होके आगे बढ़ रहा है उनको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। सर जो लाइट रे वापिस से बाहर निकल रहा है ये लाइट रे को बोला जाता है इमर्जेंट रे। याद रखना बच्चों, इमर्जेंट रे। ओके सर, तो जानते हैं नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट लाइन के बारे में। व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। सर एयर से ग्लास में जा रही है, यानी रेयर से कहां जा रहा है? वो डेंसर में। स्पीड बढ़ेगी ना, और स्पीड बढ़ रही है, इस वजह से बैंड कर रहा है। और बैंड कहां पे करेगा? टूवर्ड्स दी नॉर्मल। देखो नॉर्मल की तरफ झुक रहा है, ये दिख रहा है ना आपको, ये नॉर्मल की तरफ बैंड होगा। सर अगर लाइट रे रेयर से डेंसर में जा रहा है तो ये जाएगा टूवर्ड्स दी नॉर्मल। सर अगर लाइट रे डेंसर से अगेन कहां जा रहा है? रेयर में। लाइट रे अगेन
डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है तो ये बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखिए ये दूर जा रहा होगा। सो व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बेटा याद रखना है, रेयरर से डेंसर में जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगर डेंसर से रेयरर में जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और सर इंसिडेंट रे का हम एक रास्ता बनाते हैं और ये यानी कि इंसिडेंट रे को हम एक्सटेंड करते हैं, जो इमर्जेंट रे के साथ जो डिस्टेंस मिलता है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो डिस्टेंस मिलता है, ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और एक जरूरी बात, इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के साथ ऑलवेज पैरेलल होगा। आपको दिख रहा होगा इमर्जेंट रे जो है वो इंसिडेंट रे के साथ ऑलवेज कैसा होता है बेटा, पैरेलल होता है। सो अब हमने डिस्कस किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चाहे आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलिए चाहे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलिए, बात एक ही है, बस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू कोई भी मीडियम का रेशियो लिया जाएगा वैक्यूम के साथ या तो एयर के साथ। और इस वजह से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला है, n इज इक्वल्स टू c अपॉन v। सर ये n क्या है, n को बोला जाता है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर c का वैल्यू फिक्स होता है, c का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और स्पीड ऑफ लाइट एयर और वैक्यूम में फिक्स रहेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और सर v का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, vm, ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। सर तो हमें एक फॉर्मूला नजर आएगा, एक फॉर्मूला बनेगा n इज इक्वल टू c अपॉन v। बेटा यहाँ पे हर एक मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए, बैंड होने की पावर। सर लाइट रे अगर एयर में है तो बैंड होने की पावर दी है 1.0003। सर सबसे ज्यादा किसमें बैंड करता है लाइट रे, अगर डायमंड का मीडियम, अगर डायमंड में है तो बैंड करेगा 2.42। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। सर लाइट जो है वो एयर से ग्लास में जा रही है, यहाँ पे कौन सा मीडियम है, एक ग्लास का मीडियम है। सो उनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी है 1.50, 1.5। सी की वैल्यू फिक्स होती है 3 × 10⁸ और हमें वैल्यू निकालनी है सर स्पीड ऑफ व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। सर तो मीडियम के लिए वैल्यू निकालनी है Vg, Vg सामने जाएगा सर और 1.5 नीचे आएगा। सो Vg इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। 3 × 10⁸, 1.5 को सर बोल सकता है 15/10। सर 10 ऊपर जा सकता है ना, अगर 10 ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे, Vg इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ इंटू 10 अपॉन 15। सर कुछ कट हो रहा है, 3 × 5 = 15 और ये कट हो जाएगा 5 × 2 = 10। सर तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मिलेगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये फॉर्मूला आप न्यूमेरिकल भी ये फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। सर अब हम बात करते हैं लेंस के बारे में, रिफ्रैक्शन। अब एक्चुअल में लेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने डिस्कस कर लिया था सर मिरर के बारे में, मिरर हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं लेंस के लिए। सर लेंस क्या होता है, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ऑलवेज याद रखना, आप स्पेक्स पहनते हो सर, एक लेंस पहनते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, तभी तो हर एक ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। सो लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, बाउंडेड बाय कितनी सरफेस से बना होता है सर, ये 2 सरफेस से, और जिसमें दोनों सरफेस या तो कोई एक सरफेस ट्रांसपेरेंट और स्फेरिकल होनी चाहिए, दोनों सरफेस या तो एक सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए। जैसे कि सर लेंस के 2 टाइप्स होता है, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। बेटा याद रखना कि सर लेंस जो है वो मिरर से अपोजिट है। सर मिरर में कॉनकेव मिरर लाइट रेस को कन्वर्ज कर रहा था, लेंस में कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेस को कन्वर्ज करेगा। आइए जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। अ लेंस व्हिच इज थिकर एट द सेंटर, दिख रहा है आपको सर, सेंटर से कैसा है, ठीक है।
अगर कोई लेंस सेंटर से थिकर है तो उसको बोला जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। अगर कोई लेंस थिनर एट दी सेंटर, सर बीच से थीन है, पतला होता जा रहा है, पतला है ना ये, अगर बीच से थीन है तो इनको नाम दिया जाता है सर कॉनकेव लेंस। चलिए कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस की डिफाइन तो जान ली सर, दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमने देख लिया। अब जानते हैं सर लाइट रेज अगर कॉनकेव में आ रहा है कॉन्वेक्स में आएंगे तो कन्वर्ज होंगे या डाइवर्ज होंगे। खड्डा जहां पे सर केव केव यानी खड्डा और खड्डा है तो डाइवर्ज होंगे, यानी कॉनकेव लेंस में लाइट रेज डाइवर्ज होते हैं, इसीलिए कॉनकेव लेंस को बोला जाता है डाइवर्जिंग लेंस। सर कॉन्वेक्स लेंस में लाइट रेज कन्वर्ज होता है, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस। आइए देखते हैं कैसे कन्वर्ज होते हैं। लाइट रेज जो है ये इंसिडेंट रे है सर, यहां से बैंड हो जाएंगे, पास हो जाएंगे और यहाँ पे कन्वर्ज होता है, इस वजह से इसको कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। सर लाइट रे जब कॉनकेव लेंस में एंटर करते हैं तो बैंड होने के साथ साथ डाइवर्ज होता है, और डाइवर्ज होता है इस वजह से लेंस को बोला जाता है सर डाइवर्जिंग लेंस। नेक्स्ट हमारे लिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेफिनेशंस। जैसे हमने मिरर में डेफिनेशंस डिस्कस की थी, सेम फॉर्म में हमें डिस्कस करना है लेंस के लिए। बेटा एक पार्ट हो चुका है वो है मिरर, ये दूसरा पार्ट है हमारा लेंस के बारे में। सो फर्स्ट डिफाइन है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे मिरर में भी आया था सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर जिनको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। सर यहाँ पे दो इमेजिनरी स्फीयर बनते हैं, कोई भी मिरर या कोई भी लेंस बनाते हो बेटा तो दो इमेजिनरी स्फीयर से बनते हैं, ठीक है सर। ये जो दो स्फीयर बनाए गए हैं, ये दोनों जो स्फीयर रहेंगे, इस स्फीयर की हेल्प से हमें एक लेंस फॉर्म होता हुआ नजर आता है, और ये दोनों स्फीयर के जो सेंटर होते हैं, ये सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम यहाँ पे डिनोट करते हैं 2f1 एंड 2f2 से। सर तो ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर कॉन्वेक्स। चलिए कॉनकेव के लिए जानते हैं, दो स्फीयर बनाए जाते हैं यहाँ पर भी, और ये दोनों स्फीयर जो है ये बनाते हैं कॉनकेव। ये आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट जो है वो कॉनकेव है सर, कॉनकेव लेंस। सर दोनों लेंस का जो सेंटर होगा, दोनों स्फीयर का जो सेंटर होगा 2f1 एंड 2f2, ये सेंटर को नाम दिया जाता है कॉनकेव लेंस। चलिए अब सर कॉनकेव और कॉन्वेक्स के कुछ और भी डिफाइन, कुछ और भी टर्म्स है जो हमें डिस्कस करने हैं। ये पॉइंट को हम नाम दे सकते हैं सर 2f1, और ये पॉइंट को हम नाम दे सकते हैं दूसरे एक पॉइंट को 2f2। एक स्फीयर बन सकता है यहां से, ये एक स्फीयर बन गया सर, यहां से भी एक स्फीयर बन सकता है, ये दूसरा स्फीयर, और ये दोनों स्फीयर के जो सेंटर है 2f1 एंड 2f2। सर ये भी 2f1 बन जाएगा और ये बन जाएगा 2f2। नेक्स्ट दूसरा डिफाइन है ऑप्टिकल सेंटर, द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस। सर ये दोनों लेंस के जो सेंटर पॉइंट होते हैं, ये सेंटर पॉइंट को बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। वहां पे मिरर में पोल पढ़ रहे थे, यहां पे हमें पढ़ना है ऑप्टिकल सेंटर। चलिए ऑप्टिकल सेंटर के बाद है सर प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है सर, ये जरा बता दीजिए। तो प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब होता है लाइन ज्वाइनिंग। सर किसको लाइन ज्वाइन करवानी है, टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को लाइन ज्वाइन कर रहा था मिरर में, यहाँ पे लाइन ज्वाइन करेगा दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को। अगर दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को लाइन ज्वाइन करता है तो उसको हम नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट हमारा डिफाइन है एक और वो डिफाइन है प्रिंसिपल फोकस का। सर ये प्रिंसिपल फोकस क्या होता है ये बता दीजिए। एक पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 2f1 2f2 और ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। सर प्रिंसिपल फोकस का मतलब है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव। सेम लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ पे भी पैरेलल आएंगे, एक ऐसा पॉइंट जो हमें प्रिंसिपल एक्सिस पे देखने को मिलता है। लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आने वाला है सर, आ गए पैरेलल, ये आ गए ना। अब बताओ सर क्या होगा, बैंड करेगा, और कॉन्वेक्स है तो कन्वर्ज करेगा। सर ये जो पॉइंट पे कन्वर्ज करता है वो पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस।
सर लेंस में दो फोकस मिल सकते हैं। अगर लाइट रेस लेफ्ट साइड से आ रही है तो प्रिंसिपल फोकस राइट साइड पे मिलेगा, अगर राइट साइड से आ रहा है तो हमें मिलेगा लेफ्ट साइड पे, F1 एंड F2। सर ये लाइट रेस डाइवर्ज हो जाएगी और डाइवर्ज होने के बाद जो पॉइंट पे दोनों रिफ्रैक्टेड रेज मिलेंगे यानी F1 बोला जाएगा और ये हो जाएगा F2। चलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जानता है सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? दोनों स्फीयर को, दोनों इमेजिनरी स्फीयर जो है, ठीक है, उनका जो रेडियस होगा, ये इमेजिनरी स्फीयर का एक रेडियस, दूसरा ये वाला रेडियस जो होगा, ये रेडियस को हम नाम देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फोकल लेंथ क्या है सर? फोकल लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको बोला जाएगा फोकल लेंथ। ये कुछ टर्म्स होते हैं। और अपर्चर का मतलब होता है डायामीटर ऑफ आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस का जो डायामीटर है उनको हम बोलते हैं अपर्चर। सर ये तो बात कर ली हमने कुछ टर्म्स के लिए। टर्म्स में हमने सबसे पहले देखा था सर एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है वो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को कनेक्ट करता है, 2F1 एंड 2F2। सर ये पॉइंट को बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आते हैं और जो पॉइंट पे कन्वर्ज होते हैं वहां पे फोकस मिलता है, यानी एक है F1 और दूसरा है F। कभी भी लेंस के सर अगर हम डायग्राम बनाते हैं, रे डायग्राम, तो हमें बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। सर ये लाइन इसीलिए ड्रॉ की जाती है ताकि एग्जैक्ट बीच में आके ही लाइट रेस कन्वर्ज होते हैं या तो डाइवर्ज होते हैं। बच्चे काफी कभी कभी ये करता है कि सर बाहर की सरफेस से या आउटर सरफेस से लाइट रेस को कन्वर्ज या डाइवर्ज करवाता है, ये गलत बात है। हमें ऑलवेज लाइट रेस को कन्वर्ज या डाइवर्ज करवाना है सेंटर से, इसीलिए हम बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हमारी सेफ्टी के लिए। सर इसके बाद हमें डिस्कस करना है कि रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए रूल्स क्या होता है। और रूल्स में सबसे पहला रूल जैसे मिरर में आया था, लाइट रेस अगर प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो कहां से पास होगा? फोकस से। देखिए अगर द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पास थ्रू फोकस। सर अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा, कन्वर्ज हो जाएगा सर। पर सर अगर कॉन्केव लेंस है तो लाइट रेस जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, सर कन्वर्ज नहीं, क्या हो जाएगा? डाइवर्ज। और हमें अपीयर करवाना पड़ेगा ये कहां पे आ रहा है सर? फोकस पे अपीयर हो रहा है। तो बेटा कॉन्केव लेंस में याद रखना है लाइट रेस को अपीयर करवाएंगे, मिरर से अपोजिट है ये। हमारा दूसरा एक रूल है, अ रे पासिंग और डायरेक्टेड थ्रू फोकस। अगेन हम एक डायग्राम ड्रॉ करते, बीच में लाइन बहुत जरूरी है, ये लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। ये पॉइंट को हम बोलेंगे सर ऑप्टिकल सेंटर, ये पॉइंट को बोला जाएगा 2F1, ये है हमारा 2F2, सॉरी F2, F1 एंड F2 एंड लास्ट में मिलेगा सर 2F2। चलिए सामने भी सर हम ड्रॉ कर देते हैं सबसे पहले बीच में एक लाइन, और ये लाइन हमें रिफ्रैक्शन होना बताती है। ये पॉइंट को बोल दिया जाएगा सर 2F1, ये पॉइंट को बोल दिया जाएगा F1, ये है सर O, देन F2 एंड लास्ट में रहेगा 2F2। अब सर लाइट रे कहां से पास हो रहा है? फोकस से। रूल नंबर 2 ये बता रहा है अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रहा है तो ये लाइट रे सर पास हो रहा है फोकस से, तो प्रिंसिपल एक्सिस को क्या हो जाएगा बेटा? पैरेलल हो जाएगा। जरूरी बात, मिरर में आया था, सेम लेंस में आ रहा है। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो फोकस से पास होता है, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो जाएगा। सेम सर यहां पे क्या करना है? लाइट रे को डायरेक्शन बताना है। लाइट रे कहां जा रहा है? फोकस पे जा रहा है। सर जा रहा है लाइट रे फोकस पे, डायरेक्शन दिखा दिया। अब डायरेक्शन दिखाने के बाद सर डाइवर्ज भी होना चाहिए, जरूरी है, और प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होना भी जरूरी है। सर तो ये डाइवर्ज हो जाएगा, और डाइवर्ज वही फॉर्म में होगा, कौन से फॉर्म में? प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल।
और लास्ट रूल नंबर हमारा है रूल नंबर 3। मिरर में सर 4 रूल्स पढ़ के आए थे, लेंस में हमें पढ़ना है 3 रूल्स। और लास्ट रूल बहुत इजी है लास्ट वाला, और ज्यादातर हम रे डायग्राम में भी हम अप्लाई करने वाले हैं रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 3। सबसे पहले हम 2f1 लिख देंगे, f1 f2 एंड 2f2। सर अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है ना, तो विदाउट एनी डेविएशन वहीं से क्या हो जाएगा, स्ट्रेट पास हो जाएगा। ये बच्चों याद रखना, जैसे मिरर में हमने पढ़ लिया था सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो वहीं पे स्ट्राइक करके बाउंस बैक सेम रास्ते से वापस जाएगा। अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो विदाउट एनी डेविएशन वो स्ट्रेट पास हो जाता है। ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है 2f1, ये है f1, इनको बोल दिया जाएगा f2 एंड ये हो जाएगा 2f2। सर अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर चाहे कोई भी मिरर कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है विदाउट एनी डेविएशन वो पास हो जाता है। अब सर बात करते हैं रे डायग्राम के लिए। रे डायग्राम फॉर स्फेरिकल लेंसेज। सर यहाँ पे 6 डायग्राम पढ़ना है। 6 डायग्राम रहेंगे कॉन्वेक्स लेंस के। मिरर में कॉनकेव के 6 डायग्राम थे, अपोजिट है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस दोनों अपोजिट है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के 6 डायग्राम रहेंगे। और डायग्राम जैसे हमने बनाए थे तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ रूल्स है और डायग्राम बनाने के लिए कुछ ट्रिक्स होती है। हम डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले एक लेंस ड्रॉ करेंगे बेटा। ये लेंस मैंने ड्रॉ किया हुआ है, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। याद रखना हमें यहाँ पे क्या ड्रॉ कर देना है, प्रिंसिपल एक्सिस। बीच में पॉइंट लिख देना है O। अब आप अपनी स्केल को रखोगे, O पे आना चाहिए 6 सेंटीमीटर। स्केल को उल्टा रख दोगे, O पे आएगा 6 सेंटीमीटर। याद रखना बच्चों O पे 6 सेंटीमीटर रखना है, 6 सेंटीमीटर पे O नहीं रखना है, ठीक है। और 6 सेंटीमीटर के बाद आप 0 पे एक मार्क कर दीजिए, 0 सेंटीमीटर पे। देन एक मार्क कर दीजिए 3 सेंटीमीटर पे। देन मार्क करना है 9 और लास्ट में एक मार्क कर देना है 12 सेंटीमीटर पे। ये मार्किंग करने के बाद आपको नाम देना है। ये हो जाएगा 2f1 f1, ये है f2 एंड 2f2। और फिर हम आपके रे डायग्राम बना सकते हो। आप सारे रे डायग्राम ये फॉर्मेशन से, ये मेजरमेंट से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक रे डायग्राम ड्रॉ करना है, ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड 2f1 है, यहाँ पे भी 6 पोजीशन होती है। जैसे मिरर में 6 पोजीशन थी, सेम लेंस में भी 6 पोजीशन रहेगी। अगर मिरर के रे डायग्राम आप ड्रॉ करते हो तो लेंस के रे डायग्राम आपको काफी इजी लगने वाले हैं बेटा, और ये ट्रिक से तो आपको बहुत ही इजी लगेंगे। चलिए अगर ऑब्जेक्ट 2f1 से पीछे है तो हमें हर एक रे डायग्राम में अप्लाई करना है रूल नंबर 1 एंड 3, सिर्फ फर्स्ट को स्किप करके। सर फर्स्ट में अप्लाई करते हैं 1 एंड 1 बिकॉज ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहता है। तो अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पे इंफिनिटी पे तो है नहीं सर, 2f1 के पीछे हम अप्लाई करते हैं रूल नंबर 1 एंड 3। लाइट रे जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल। सर अगर पैरेलल जा रहा है तो ये कहां से पास होगा, फोकस से पास हो जाएगा। और सेकंड हम ड्रॉ करेंगे रूल नंबर 3। अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है सर तो ये विदाउट एनी डेविएशन पास हो जाएगा। देखिए बेटा मेजरमेंट के बिना भी हमारे रे डायग्राम प्रॉपर मिल रहा है। बेसिकली मेजरमेंट से आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ नीट एंड क्लीन आप ड्रॉ कर पाएंगे। तो ये मिल रहा है सर इमेज, और ये इमेज बन रही है बिटवीन f2 एंड 2f2 के बीच में। और सर इमेज तो मिल गई, इमेज पोजीशन तो हमने बता दी। सर इमेज नेचर क्या होगा, सर इमेज साइज क्या होगी। इमेज नेचर के लिए याद रखना यहां लेंस में सर मिरर से अपोजिट है, अगर राइट साइड मिल रहा है तो हम लिखेंगे रियल एंड इनवर्टेड, और अगर लेफ्ट साइड मिल रहा है सर इमेज तो लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये फॉर्म में सर हमारी इमेज पता चलती है। और सर तो फिर ऑब्जेक्ट की साइज, इमेज की साइज पता कैसे चलेगी। देखो ऑब्जेक्ट को मैंने बताया था 2 लाइन में बनाना बुक की।
बुक की 2 लाइन में बनाओगे सर ये मिलेगा 1.5 लाइन में। दिख रहा है ना आपको, ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी है, इमेज की साइज सर बहुत छोटी है, तो हम लिखेंगे डिमिनिश्ड। क्या लिखेंगे? डिमिनिश्ड। तो सर इमेज पोजीशन है बिटवीन f2 एंड 2f2। सर इमेज का नेचर राइट साइड मिल रहा है तो लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, और सर हम लास्ट में लिखेंगे इमेज साइज डिमिनिश्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज हमें छोटा दिख रहा है। ये फॉर्म में हम सारे रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। सर सेम फॉर्म से सेम मेजरमेंट के साथ और सेम रूल के साथ हमारे कॉन्वेक्स के भी डायग्राम बन जाएंगे। कॉन्वेक्स में भी आप सेम मेजरमेंट से हर एक डायग्राम, दोनों डायग्राम बना सकते हैं। बस याद रखना फर्स्ट वाला जो डायग्राम है उसमें रूल 1 and 1 अप्लाई करना है और यहाँ पे 1 and 3 अप्लाई करना है। सर अब बात करते हैं लेंस फॉर्मूला के बारे में। जैसे मिरर फॉर्मूला देखा था सर, बहुत इजी था मिरर फॉर्मूला। अब लेंस में याद रखना है सर मिरर में याद रखा था MP, यहाँ पे याद रखना LM। क्या याद रखना है? LM। और LM का मतलब होता है लेंस माइनस। लेंस में क्या होगा सर फॉर्मूला? माइनस। तो हमारा एक फॉर्मूला था सर 1/v माइनस 1/u। मिरर में प्लस आ रहा था बेटा, यहाँ पे माइनस आएगा। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सर v हमें पता है, v का मतलब इमेज पोजीशन या इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट पोजीशन, और f का मतलब होता है फोकल लेंथ। सर मैग्निफिकेशन के भी 2 फॉर्मूला थे। m इज इक्वल टू, सर मिरर में था -v/u, सर यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, तो मैग्निफिकेशन में आता है प्लस v/u। और एक फॉर्मूला था hi/ho इज इक्वल टू v/u। सर 3 फॉर्मूला एज इट इज है, प्लस माइनस का यहाँ पे खेला है। सर मिरर में प्लस आता है तो मैग्निफिकेशन में माइनस, लेंस में यहाँ पे माइनस है फर्स्ट फॉर्मूला में, तो बाकी मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला प्लस रहेंगे। और सेम ट्रिक है जो हमने देखी थी सर मिरर में, अगर ऑब्जेक्ट इमेज या hi जो है इमेज की हाइट या मैग्निफिकेशन नेगेटिव मिल रहा है तो नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तो वहां पे अभी हमने मिरर में डिस्कस किया था, ये ट्रिक भी सेम है सर, ट्रिक में कोई चेंज नहीं है। तो आपको ट्रिक जो याद रखनी है वो सिर्फ मिरर के लिए याद रखनी है। अगर आप मिरर के लिए याद रखते हो तो सेम आप याद हो जाएगा आपको लेंस के लिए। खैर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आपको डिस्कस करेंगे तो आपको और भी ज्यादा आइडिया आएगा। अब सर ये बात करते हैं कि u क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। हमारे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चीजें यही है सर, साइन। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट u, मैंने बताया था आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होना चाहिए, चाहे कोई मिरर हो चाहे कोई लेंस। नेक्स्ट सर v जो है वो ऐसे केस होते हैं रियल इमेज बनता है तो पॉजिटिव लेना है, और अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है तो नेगेटिव लेना है। ठीक है, और सर कॉन्केव लेंस में v ऑलवेज नेगेटिव रहता है क्योंकि सारी वर्चुअल इमेज बनती है। 2 डायग्राम बनता है सर और दोनों के दोनों वर्चुअल बनते हैं, वर्चुअल इमेज बनाता है क्योंकि रे वहां पे लाइट रेस को हम अपीयर टू मीट करवाते हैं, अपीयर करवाया जाता है। सर फोकल लेंथ कॉन्वेक्स में प्लस रहेगी, कॉन्केव में, फिर से बता रहा हूं बच्चों, फोकल लेंथ कॉन्केव में प्लस, कॉन्वेक्स में कॉन्केव में माइनस और कॉन्वेक्स में प्लस। ओके, और मैग्निफिकेशन अगर रियल इमेज है तो नेगेटिव, वर्चुअल इमेज है तो पॉजिटिव। ये याद रखना, मैग्निफिकेशन के लिए हमें सिर्फ 2 बातें ही याद रखनी है। अगर पॉजिटिव वैल्यू दी है या आपको वर्चुअल इमेज बोला गया है, अगर वर्चुअल बोला जाता है तो पॉजिटिव, सर अगर रियल बोला जाता है तो नेगेटिव। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा एक और न्यूमेरिकल, और ये जो न्यूमेरिकल है वो हमारे लेंस पे बेस करता है। सर लेंस के लिए हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर टॉल। अगर क्वेश्चन में टॉल वर्ड आ रहा है, साइज वर्ड आ रहा है, हाइट वर्ड आ रहा है, दैट मींस HO इज गिवन। और HO कितना है बेटा? 2 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। सर कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ प्लस होती है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो आप कुछ भी बोलो ऑलवेज कैसा रहेगा ऑब्जेक्ट, चाहे कोई मिरर हो चाहे कोई लेंस हो, माइनस ही होगा। सो u कितना दिया हुआ है? पहले तो जानते हैं फोकल लेंथ दी हुई है सर, फोकल लेंथ है +10 सेंटीमीटर और u हमें दिया हुआ है
15 सेंटीमीटर। सर एक तो v निकालना पड़ेगा, इमेज नेचर, पोजीशन और साइज निकालनी है। तो पोजीशन के लिए हमें v फाइंड करना है और सर लास्ट में फाइंड करना है नेचर एंड साइज। और नेचर और साइज यानी हमें फाइंड करना है सर HI। चले पहले v फाइंड कर लेते बच्चों, और v फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/v माइनस, लेंस में माइनस lm, लेंस माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सर v तो फाइंड करना है, माइनस u कितना दिया हुआ है सर 15 सेंटीमीटर, माइनस रहेगा, u इज ऑलवेज नेगेटिव, एंड फोकल लेंथ हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/10। सर प्लस 1/15 अगर इक्वल्स टू की वो साइड जाएगा तो माइनस लिखेंगे, 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15। सर एलसीएम मिल सकता है ना 30, सो 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम मिल जाएगा सर 30, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और बीच में माइनस है सर 3 माइनस 2, सो 1/v इज इक्वल टू 1/30। v मिलेगा सर 30 सेंटीमीटर। तो v मिल गया रेसिप्रोकल लेने पे। रेसिप्रोकल लेना याद रखना बच्चों, हमें 1/v की वैल्यू मिल रही है, v निकालने के लिए रेसिप्रोकल लेना है। सर v मिल गया, अब निकालना है नेचर और साइज, और नेचर और साइज निकालने के लिए हम फाइंड करते हैं HI। सो HI/HO, दो फॉर्मूला है ना बच्चों, m इज इक्वल टू v बाई u, HI/HO इज इक्वल टू v बाई u। हमें HO दिया हुआ है, इस वजह से हम HI/HO वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और HI फाइंड करना है। तो HI/HO कितना है सर हमारे पास, HI का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, v मिल गया है सर 30, और u की वैल्यू है -15। सर ये तो कट हो जाएगा 2 से, सो मिलेगा HI/2 इज इक्वल टू -2। सर 2 डिवीजन में सामने जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, HI इज इक्वल टू -2 इंटू 2, सो HI इज इक्वल टू, सर HI की वैल्यू मिल जाएगी, HI की वैल्यू क्या मिल जाएगी -4 सेंटीमीटर। अब मैंने बताया था बच्चों, अगर आप वैल्यू देखते हो तो साइन मत चेक करो, और साइन को देखते हो तो वैल्यू मत देखिए। सो वैल्यू है यहाँ पे नेगेटिव, और 4 इज ग्रेटर देन 1। जब आप वैल्यू देख रहे हो -4 यानी लेस देन 1, मैथ्स के अकॉर्डिंग, हमें ट्रिक के अकॉर्डिंग याद रखना है बेटा, माइनस यानी नेगेटिव है, और 4 इज ग्रेटर देन 1, तो आप साइन को मत देखिए जब आप वैल्यू को देखते हो। सर नेगेटिव आ रहा है और ग्रेटर देन 1, सर ग्रेटर देन 1 दैट मींस तो क्या मिलेगा एनलार्ज, और नेगेटिव तो नेचर मिलेगा रियल एंड इनवर्टेड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव होने की वजह से नेचर है रियल एंड इनवर्टेड, और सर ग्रेटर देन 1 है, सो साइज मिलेगी ग्रेटर देन 1, सो एनलार्ज। चलिए यहाँ पे इसके साथ हमारा ये न्यूमेरिकल खत्म होता है। सर अब लास्ट में हमें बताया जाता है पावर ऑफ लेंस। देखिए 9th में आपने पढ़ लिया था पावर, चैप्टर नंबर 11 वन शॉट रिवीजन में हमने देखा था सर इलेक्ट्रिक पावर। अब हम डिस्कस कर रहे हैं पावर ऑफ लेंस। सर पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है, चाहे आपने कॉन्केव लेंस देख लिया, कॉन्वेक्स लेंस देख लिया। सर कॉन्केव में लाइट रेज जो है वो डाइवर्ज हो रही है, कॉन्वेक्स लेंस में लाइट रेज कन्वर्ज हो रही है। सर लाइट रेज कन्वर्ज कितनी होगी, डाइवर्ज कितनी होगी, कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की जो पावर है, ठीक है, एबिलिटी है, उसको बोला जाता है पावर ऑफ लेंस। सो एबिलिटी का मतलब होता है कि पावर होती है लेंस के पास। कौन सी पावर होती है लेंस के पास, टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज। तो लाइट रेज को वो कन्वर्ज भी कर सकता है या डाइवर्ज भी कर सकता है, और लेंस की यही एबिलिटी को हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। और पावर ऑफ लेंस को कैपिटल P से डिनोट किया जाता है। सर पावर ऑफ लेंस का दो फॉर्मूले हैं, पहला P इज इक्वल टू 1/f। सर फर्स्ट वाला हमें तब अप्लाई करना है जब फोकल लेंथ मीटर में हो। याद रखना बच्चों, अगर फोकल लेंथ मीटर में हो तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला, या फोकल लेंथ नहीं दी है पर फाइंड करनी है
और मीटर में निकाल रहे हो तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला, और अगर आप सेंटीमीटर में दिया है तो आप लिख सकते हो 100/f। तो पावर इज इक्वल टू 1/f और पावर इज इक्वल टू 100/f। सर अगर हमें क्वेश्चन में फोकल लेंथ दी नहीं है, पावर ऑफ लेंस दिया है, तो फोकल लेंथ निकालनी होती है। जब आपको ऐसा लगे सर हमें कंफ्यूजन हो रहा है तो फर्स्ट वाला अप्लाई कर दो, और फर्स्ट वाला अप्लाई करोगे तो फोकल लेंथ मिलेगी आपको मीटर में, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो अगर आपको फोकल लेंथ मीटर में है तो फर्स्ट वाला, और फोकल लेंथ सेंटीमीटर में तो सेकंड वाला। और पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट है डायोप्टर, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है +5D -1.7D, वो डी का मतलब होता है डायोप्टर। अगर आप आई चेकअप के पास लिए जाते हो तो वहां पे आपको ये सजेस्ट करके देते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बेटा। पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। सर अगर कॉनकेव लेंस की पावर हमें फाइंड करनी है और फोकल लेंथ दिया है 2 मीटर, सर यहाँ पे भी तो प्लस माइनस का कुछ तो पंगा होगा। चलिए जानते हैं क्या है क्वांटिटी। अगर फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस दिया है तो पॉजिटिव, और अगर कॉनकेव लेंस दिया है तो नेगेटिव। देखो दोनों के दोनों, पावर ऑफ लेंस और फोकल लेंथ, कॉनकेव में माइनस रहता है और कॉन्वेक्स में प्लस रहता है। याद रखना बच्चों, फोकल लेंथ और पावर ऑफ लेंस, कॉनकेव में माइनस, कॉन्वेक्स में प्लस। केव यानी खड्डा, खड्डे में जाओगे तो माइनस में जाओगे, इस वजह से माइनस रहेगा। तो हमें फोकल लेंथ दिया हुआ है -2 मीटर, माइनस लिखना है क्योंकि कॉनकेव लेंस है, और पावर निकालना है। सर मीटर वाला फॉर्मूला है ना, सॉरी मीटर है फोकल लेंथ, तो मीटर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। P इज इक्वल टू 1/f। P इज इक्वल टू सर 1/-2, 1/-2, दैट मीन्स आंसर मिलेगा 0.5 डायोप्टर। चलिए तो आंसर मिल गया -0.5 डायोप्टर। सर तो पावर ऑफ लेंस मिल गया, ओके। और एक दूसरा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये आपकी टेक्स्ट बुक से लिया हुआ न्यूमेरिकल है। अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब, डॉक्टर ने कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया है एक करेक्टिव लेंस का, और वो लेंस की पावर है +1.5D। सर तो पावर है +1.5 डायोप्टर। चलिए पावर के बाद फाइंड द फोकल लेंथ, तो हमें इसकी क्या फाइंड करनी है सर, फोकल लेंथ। मैंने बताया था, अब आप फंस गए, आपको मीटर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है या सेंटीमीटर वाला। सर अगर ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है तो मीटर वाला अप्लाई कर सकते हैं, और अगर बोला जाता है फाइंड फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर तो कंपलसरी हमें सेंटीमीटर अप्लाई करना पड़ेगा, सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला। अगर बोला जाता है फाइंड फोकल लेंथ इन मीटर तो कंपलसरी हमें मीटर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है तो हम मीटर वाला अप्लाई करते हैं। सो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 1/f। सर पावर दिया है +1.5 इज इक्वल टू 1/f। f इज इक्वल टू 1/1.5। सर अगर f सामने जाएगा 1.5 डिवीजन में जाएगा। f इज इक्वल टू मिलेगा 1/15/10, 10 डिवीजन में है सर, ऊपर चला जाएगा। f इज इक्वल टू आंसर मिलेगा सर 10/15, और 10/15 हम सॉल्व करते हैं सर 0.66 मीटर मिलता है। सर क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है सर हमारा, ठीक है। बट क्वेश्चन में एक छोटी सी और एक रिक्वेस्ट की गई, हमें क्वेश्चन पूछा गया जो लेंस प्रिस्क्राइब करके दिया हुआ है सर वो कन्वर्जिंग रहेगा या डाइवर्जिंग रहेगा बच्चों। सर आंसर प्लस है, पॉजिटिव है। यहाँ पे पावर ऑफ लेंस एंड फोकल लेंथ ये दोनों के दोनों प्लस है, पॉजिटिव है। सर अगर ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है दैट मींस ये कौन सा रहेगा, कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस का सर दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग लेंस। तो बेटा आंसर याद रखना, कन्वर्जिंग लेंस, पॉजिटिव होने की वजह से हमें मिल रहा है ये कन्वर्जिंग लेंस। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर का वन शॉट रिवीजन यहाँ पे खत्म हो रहा है बच्चों। मैं मान रहा हूँ थोड़ा सा हमारा ये जो चैप्टर है आपको पता ही है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, बहुत अच्छे से। अगर आप चाहो तो इसको एक एक पार्ट में आप जैसे पहले मिरर का पार्ट कवर कीजिए, और फिर आप दूसरे पार्ट में आप इसको देख सकते हो, लेंस के लिए आप देख सकते हो दूसरे पार्ट में, ठीक है। और इसी तरह से आप पूरा एक जो वीडियो है
और ये लेक्चर जो है वो इजीली अच्छे से देख पाएंगे। साथ में ही बेटा यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।